अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक रोज़ मैं थाने से उठने की तैयारी कर ही रहा था कि 3 अफराद मुझसे मिलने आ गए। इनमें से 2 का ताल्लुक महकमा पुलिस से था और वो यूनिफॉर्म में थे, जबकि तीसरा शख्स सादा लिबास में था। मैंने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। रस्मी अलेक सलेक के बाद इनमें से एक बावर्ची शख्स ने तारुफ कराते हुए बताया, मलिक साहब, मैं एएसआई इरशाद हूँ और ये मेरे साथ कांस्टेबल हनीफ है। इसने अपने पहलू में बैठे हुए बावर्ची शख्स की जानिब देखते हुए कहा और वो फिर सादा लिबास में अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, हमारा खोजी नज़ीर हुसैन है। हम बालाई शुमाली थाने से आए हैं। एक मामले में हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। कौन सा मामला? मैंने सवालिया नज़र से एएसआई इरशाद की तरफ देखा। और आप लोग मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? क्या इस मामले का ताल्लुक मेरे थाने की हुदूद से है? जी मलिक साहब, इरशाद ने असबात में गर्दन हिलाई। फ़िलहाल तो ऐसा ही नज़र आ रहा है, आगे की खुदा जाने। खुदा जो कुछ भी जानता है, इस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सरेदस्त आपको जो नज़र आ रहा है मुझे उसके बारे में तफसीलन बताएं। मुझसे जो भी मुमकिन हुआ मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। शुक्रिया मलिक साहब, वो तशक्कुराना नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आपसे पहले इस थाने के इंचार्ज सिद्दीक चीमा हुआ करते थे। इनसे अक्सर व बेशतर हमारा वास्ता पड़ता रहता था। आपसे आज पहली मुलाकात है। आप फिक्र न करें, इसके बाद भी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मुझे इस थाने का चार्ज संभाले अभी चंद दिन हुए हैं। यहाँ के मामलात को पूरी तरह समझने में कुछ वक्त तो लगेगा। बहरहाल आप बताएं, राजपूत साहब ने किस मकसद से आपको मेरे पास भेजा है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या आप हमारे थाना इंचार्ज को जानते हैं? मैं कभी इलियास राजपूत से मिला नहीं हूँ, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो बालाई शुमाली थाने के इंचार्ज हैं। महकमे में रहते हुए अपने हम मनसब अफराद के बारे में मालूमात तो रखना ही चाहिए ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि इलियास साहब ने हमें आपके पास नहीं भेजा, बल्कि मैं जिस केस पर काम कर रहा हूँ वो मुझे खींचकर आपके थाने तक ले आया है। ओह, तो ये बात है, मैंने एएसआई की बातों में गहरी दिलचस्पी लेते हुए कहा। मैं इस केस के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। जनाब, हमारे थाने से थोड़े फासले पर राजगढ़ नामी एक गांव है, एएसआई इरशाद वजाहत करते हुए बोला। वहां के चौधरी रियासत अली का जवान बेटा चौधरी रियाज अली अचानक कहीं गायब हो गया है। 1-2 रोज तक तो चौधरी साहब अपने तौर पर ही बेटे को तलाश करते रहे और बेटे की वापसी की राह तकते रहे, मगर चौधरी रियाज की कोई खैर खबर न मिली। मजबूरन चौधरी रियासत को थाने का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। चुनाचे मैं कल सुबह से इस केस पर काम कर रहा हूँ। तो आपका ख्याल है कि चौधरी रियाज राजगढ़ से निकलकर इस तरफ आया है? इरशाद ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने पूछा, आसार और शवाहिद इसी जानिब इशारा कर रहे हैं मलिक साहब। वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। राजगढ़ आपके थाने से लगभग 13 मील के फासले पर है। बीच में एक गांव कोट जामिन पड़ता है। चौधरी रियाज के खुरे ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन इधर आकर मेरा दिमाग घूम गया है, इसीलिए आपसे मदद लेना चाहता हूँ। इरशाद, मैंने एएसआई की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मैं तुम लोगों से हर नौयत की मदद और ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि चौधरी रियाज राजगढ़ से 13 मील का फासला पैदल तय करके मेरे इलाके में क्यों और किस लिए पहुँचा था। और मुझे ये भी बताओ, आपका दिमाग क्यों घूम गया है? जनाब, दिमाग घूमने का सबब तो यह है कि आपके थाने से चंद गज पीछे खुरा गायब हो गया है। कुछ पता नहीं चल रहा कि चौधरी रियाज यहाँ तक आने के बाद कहाँ चला गया। इरशाद ने वजाहत करते हुए बताया। राजगढ़ से कोट जामिन और कोट जामिन से आपके थाने तक घोड़ों के समूह का खुरा बड़ा वाजे मिला है, लेकिन यहाँ पहुंचकर सब कुछ गड़बड़ होकर रह गया है। आपने घोड़े के सुमो की बात की है? मैंने चौंक कर एएसआई इरशाद की तरफ देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि चौधरी रियाज के साथ कोई और भी था और वो लोग घोड़ों पर सवार होकर यहाँ तक पहुँचे थे। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। नज़ीर हुसैन के तजुर्बे और मेरे हिसाब से वो कुल 4 अफराद थे और घोड़ों की तादाद है 2। हर घोड़े पर 2 अफराद सवार थे,
लेकिन खोजी नज़ीर का यह भी कहना है कि एक घोड़े पर सवार 2 अफराद में से एक बंदा बेहोश है या फिर गहरी नींद में था। घोड़े के पाँव के दबाव के नतीजे में ज़मीन पर बनने वाले खुरे से नज़ीर हुसैन ने यह नुक्ता अखज़ किया है। मेरा जहन ये कहता है कि छोटे चौधरी साहब को बेहोश करने के बाद घोड़े पर डालकर राजगढ़ से यहाँ तक लाया गया है। बहुत ही दिलचस्प और नहायत ही सनसनीखेज, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। आप लोग 2 घोड़ों का खुरा पकड़कर राजगढ़ से यहाँ तक पहुँचे हो, यानी इस 13 मील के सफ़र के दौरान में कहीं किसी इंसान के खुरे का कोई जिक्र नहीं। राजगढ़ गांव के बाहर जिस मकाम से हमने चौधरी रियाज का खुरा पकड़ा था, वहां पर 2 घोड़ों और मजीद 3-4 अफराद के खुरों के निशानात भी हमें मिले थे। इरशाद ने गहरी संजीदगी से कहा। अगलब इम्कान इसी बात का है कि इसी जगह पर चौधरी रियाज को बेहोश करने के बाद एक घोड़े की पुष्ट पर लाद दिया गया था। ये तो सीधा सीधा अगवा का मामला हुआ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। एएसआई एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मेरा भी यही ख्याल है मलिक साहब। आपने इधर राजगढ़ में भी तफ्तीश की होगी? मैंने पूछा। जी जनाब, बिल्कुल की है, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। राजगढ़ 400 अफराद की आबादी का एक छोटा सा गांव है मलिक साहब, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 मकान होंगे। हमने पूरे गांव को अच्छी तरह ठोक बजाकर चेक कर लिया है, सिवाय छोटे चौधरी रियाज के तमाम वसनीक गांव के अंदर मौजूद हैं। इसका एक ही मतलब है कि अगवाकार इन 3 अफराद का ताल्लुक राजगढ़ से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और कोर्ट जामीन के बारे में आप क्या कहते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। आप लोगों ने इस गांव को भी तो खंगाला है, वहां का नतीजा भी यही है, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। कोर्ट जामीन भी लगभग राजगढ़ के साइज ही का पिंड है मलिक साहब, और इस पिंड का कोई बंदा कम हुआ है और ना ही ज़्यादा। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे ही तुम लोगों की मदद करना होगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इस्तफसार किया। क्या आपके पास गुमशुदा चौधरी रियाज की कोई तस्वीर भी है? जी हाँ, वो जल्दी से अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। 3 फोटो हैं मेरे पास। इलियास राजपूत साहब ने खास तौर पर ये फ़ोटो बड़े चौधरी रियासत अली से लेकर मुझे दिए थे। मैंने पूछा, क्या आप वो फ़ोटो मुझे दिखा सकते हो? क्यों नहीं जनाब, ज़रूर, वो फर्माबरदारी से बोला। फिर एएसआई इरशाद ने मज़कूरा तीनों तस्वीर मुझे दिखा दी। गुमशुदा चौधरी रियाज की उम्र 25 के करीब रही होगी। वो एक खूबरू और गबरू जवान था। मैंने इरशाद से पूछा, क्या इनमें से एक फ़ोटो मैं अपने पास रख सकता हूँ? बड़े शौक़ से मलिक साहब, वो फराग दिली से बोला। ज़ाहिर है आप ये फ़ोटो छोटे चौधरी की तलाश के सिलसिले ही में लेना चाहते होंगे। बिल्कुल यही बात है इरशाद, मैंने साहब को इसे काम लेते हुए कहा। उसने एक तस्वीर मेरे हवाले कर दी। मैंने इस फ़ोटो को अपनी मेज़ की दराज में रखा और ठहरे हुए लहजे में कहा। इरशाद, मेरे थाने के आले दुआले जो गांव मौजूद हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। 5 मील के फासले पर शुमाल मशरिक में कोट सामन वाक़ है, जहां पर तुम लोग अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर चुके हो। 8 मील मशरिक में मौजा जमालपुर, 4 मील जुनूब मगरिब में करमावाला, 5 मील मगरिब में चकगोंदल और महज 1 मील शुमाल मगरिब में सुल्तानाबाद है। सुल्तानाबाद ही के रुख में 3 मील आगे भीमनगर आबाद है। इन तमाम देहात में सबसे नज़दीक और सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव सुल्तानाबाद है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कमोबेश 1000 नफूस की आबादी का गांव है। यहाँ पर लगभग 200 मकानात हैं। सुल्तानाबाद मेरे थाने से सिर्फ 1 मील की दूरी पर वाक़ है। इस गुंजानाबाद गांव पर राना सुल्तान की हुक्मरानी है। इतनी ज़्यादा तफसीलात फराहम करने का शुक्रिया मलिक साहब, एएसआई ने तहे दिल से कहा। मैं अपनी तफ्तीश को सुल्तानाबाद ही से आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं? आप लोगों को हर नौइयत की मदद दी जाएगी, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं अपने थाने के अमले में से 1-2 पुलिस एहलकारों को आपके साथ लगा दूंगा। तफ्तीश के किसी मरहले पर आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस काम की शुरुआत कल सुबह से करना ठीक रहेगा। अभी शाम हो चुकी है और अंधेरा भी फैलने लगा है। आप वजह फरमाते हैं मलिक साहब, एएसआई मुझसे इत्तेफाक करते हुए बोला। तो आज की रात हम आपके मेहमान हैं। ज़रूर, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मैं आप लोगों के लिए मंजी, बिस्तर और खाने पीने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। मेरे थाने पर क़याम के दौरान में आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। बाकी की बातें कल सुबह करेंगे।
एएसआई कांस्टेबल और खोजी ने मेरा शुक्रिया अदा किया। इस गुफ्तगू के दौरान में मेरी ज़्यादातर बातचीत एएसआई इरशाद ही से हुई थी। कांस्टेबल हनीफ और खोजी नज़ीर हुसैन बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे। ताहम मैंने आखिर में नज़ीर हुसैन के खुरे के हवाले से चंद तकनीकी सवालात किए थे और इसके जवाबात ने मुझे मुतमईन कर दिया था। एक बाहोशो हवास शख्स और एक बेहोश या मुर्दा शख्स किसी घोड़े की पीठ पर सवारी करें तो घोड़े के कदमों के निशानात में फ़र्क आ जाता है और इस बारीक तफावत को कोई माहिर खोजी ही पकड़ सकता है। और नज़ीर हुसैन बिलाशुबा एक तजुर्बेकार खोजी था। वो माह फरवरी के अयाम थे। मौसम सरमा की शिद्दत तो टूट चुकी थी, ताहम रात में अब भी अच्छी खासी खुनकी हो जाती थी। अलबत्ता दिन बड़ा खुशगवार गुजरता था। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं रात का खाना मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद खा लिया करता हूँ और इशा की नमाज की अदायगी के बाद सीधा बिस्तर पर। इन दिनों मेरी रिहाइश थाने के अकवी हिस्से में बने हुए सरकारी क्वार्टर में थी। इस रोज़ यानी 10 फरवरी की रात में अपने बिस्तर पर लेटा चौधरी रियाज की पुरअसरार गुमशुदगी के बारे में सोच रहा था। एएसआई इरशाद की ज़बानी जो हालात मेरे इल्म में आए, इनके मुताबिक चौधरी रियाज 5 फरवरी की शाम से लापता था और उसके बाप चौधरी रियासत अली ने 8 फरवरी की सुबह मुतालिका थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आज 10 फरवरी का दिन भी खैर से इख्तिताम पजीर हो चुका था। चौधरी रियाज के ग़याब के ज़ेल में जो अहम बातें सामने आईं, इनमें एक तो ये नुक्ता था कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं गया था, बल्कि इसे बेहोश करने के बाद अगवा किया गया था और वो भी किसी घोड़े की पुश्त पर लाद कर। ज़ाहिर है ये काम किसी दोस्त या खैर खा का तो नहीं हो सकता था। जहाँ तक चौधरी रियाज की तलाश और बाजियाबी का मामला था तो ये केस तकनीकी और कानूनी एतबार से बालाई शुमाली थाने का था और वही लोग इस सिलसिले में तफ्तीश भी कर रहे थे। एएसआई इरशाद और उसके दीगर 2 रुफ़का इस मकसद के लिए हुसूल की खातिर यहाँ पहुँचे थे। मेरा थाना इस ज़ाविये से इस केस में शामिल हो गया था कि चौधरी रियाज को अगवा करके राजगढ़ से यहाँ लाने वाले घुड़सवारों का खुरा मेरे थाने से थोड़े फासले तक पाया गया था। चौधरी रियाज को बेहोशी की हालत में मेरे इलाके में लाया गया था या नहीं, इसका फैसला तो तहकीक और छानबीन के बाद ही होना था। सरेदस्त तो मुझे राजगढ़ से आई हुई सह रुकनी पुलिस पार्टी के लिए न सिर्फ ये कि एक सहूलतकार का किरदार अदा करना था, बल्कि मुकम्मल तौर पर इनसे ताउन भी करना था। मैं बिस्तर पर लेटा इसी उधेड़-बुन में मसरूफ़ था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। इस वक्त कोई मेरे क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा नहीं खटखटाता था। मैं थाने से उठते वक्त तमाम ज़रूरी अमूर निपटा लिया करता था और थाने के अमले को अगली सुबह तक मेरी कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, इल्ला ये कि कोई हंगामी सूरत हाल पेश ना आ जाए। मैंने इस ख्याल से बिस्तर छोड़ दिया कि आज की रात थाने में 3 मेहमान भी ठहरे हुए थे। ये ऐन मुमकिन था कि इन्हीं के सिलसिले में मुझसे राब्ता करना नागुज़ीर हो गया हो। मैं कमरे से निकलकर बरामदे में पहुंचा, फिर क्वार्टर के सहन को अबूर करते हुए बैरूनी दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खोलने से पहले तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया, हाँ भाई, कौन है? मैं हूँ मलिक साहब, बाहर मौजूद शख्स ने जवाब दिया। राशिद मेरे थाने में एक कांस्टेबल था और इसकी रिहाइश उधर सुल्तानाबाद में थी। वो रोज़ाना रात को अपने घर चला जाया करता था। थाने आने जाने के लिए उसने एक साइकिल रखी हुई थी। इस वक्त राशिद को अपने क्वार्टर के सामने पाकर मुझे हैरत हुई और मैंने पूछा, राशिद, खैरियत तो है? तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? बस जी, वैसे तो सब खैरियत ही है, उसने कहा। मैं घर जाने ही वाला था, एक ज़रूरी बात याद आ गई, इसलिए आपके पास चला आया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात तुम्हें याद आ गई है? आपको डिस्टर्ब करने की माफ़ी चाहता हूँ मलिक साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला और क्वार्टर के अंदर निगाह दौड़ाई। अंदर आ जाओ, मैंने उसके लिए रास्ता छोड़ते हुए कहा। 1 मिनट के बाद हम दोनों क्वार्टर के बैरूनी बरामदे में कुर्सियों पर रूबरू बैठे हुए थे। राशिद के बारे में मुझे पता चला था कि वो काफ़ी अरसे से इस थाने में काम कर रहा था। सिद्दीक चीमा की थानेदारी का पूरा दौर उसने अपनी आंखों से देखा था। सुल्तानाबाद का वसनीक होने की वजह से वो इस गांव से भी गहरी वाकफियत रखता था। इस वक्त उसके चेहरे पर खासी गंभीरता दिखाई देती थी। अब बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ?
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसने तुम्हें मेरे क्वार्टर तक आने पर मजबूर कर दिया है। मेरे साथ तो कोई मसला नहीं है मलिक साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं इन तीनों के बारे में आपसे बात करने आया हूँ जो आज की रात हमारे थाने के मेहमान हैं। बल्कि लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, दरअसल मैं चौधरी रियाज के हवाले से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इधर थाने में ये बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए अपने घर जाने से पहले आपके क्वार्टर पर चला आया। तुमने बिल्कुल ठीक किया राशिद, मैंने कहा। अब जल्दी से बता दो, तुम चौधरी रियाज के बारे में मुझे किस किस्म की मालूमात फराहम करना चाहते हो। राशिद के मुंह से गुमशुदा चौधरी रियाज का नाम सुनकर मैं चौंक उठा था और मेरे रगों पे में एक सनसनी सी दौड़ने लगी थी, लेकिन मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया था। मेरे सवाल के जवाब में राशिद ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, मलिक साहब, वो तीनों बंदे जिस चौधरी रियाज की तलाश में इधर आए हैं, मैंने 2-3 रोज पहले उसे देखा है। कहाँ देखा है? मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा। सुल्तानाबाद के अंदर किसी जगह, उसने बताया। मैं पूछे बिना न रह सका, किस जगह? ये मुझे याद नहीं आ रहा, वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। शायद राणा साहब की हवेली के नज़दीक या खेतों में, और या फिर राणा साहब के डेरे के आसपास कहीं। तुम अपने जहन पर जोर दो और याद करने की कोशिश करो। पिछले 2-3 घंटे से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ मलिक साहब। उसने बेचारगी से मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ भी जहन में नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हें यकीन है कि तुमने चौधरी रियाज को इसी इलाके में कहीं देखा है? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। जी बिल्कुल, वो पूरे यकीन से बोला। इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। क्या तुम जिंदगी में कभी चौधरी रियाज से मिले हो? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए पूछा। उसने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, कभी नहीं जनाब। फिर तुम्हें इस बात का यकीन क्यों है कि तुमने 2-3 दिन पहले चौधरी रियाज को इस इलाके में देखा था? मैंने एक अहम सवाल किया। तुम तो चौधरी रियाज के सूरत आशना नहीं हो। मैंने इन बंदों के पास चौधरी रियाज की तस्वीरें देखी हैं, कांस्टेबल राशिद वजाहत करते हुए बोला। बालाई शुमाली थाने से आने वाले एएसआई इरशाद ने हमारे थाने के अमले को बारी बारी वो तस्वीरें दिखाकर चौधरी रियाज के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए हैं। जब वो तस्वीरें मेरी निगाह से गुजरी तो 2-3 रोज पहले देखा हुआ वो गबरू जवान मेरे जहन में ताज़ा हो गया। बस ये है पूरी कहानी। राशिद की बयान करता ये पूरी कहानी खासी सनसनी खेज थी। मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा और पूछा, क्या तुमने एएसआई इरशाद को बता दिया है कि तुमने चौधरी रियाज को सुल्तानाबाद में कहीं देखा है? हरगिज़ नहीं मलिक साहब, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। राशिद की ये बयान करता पूरी कहानी खासी सनसनी खेज थी। मैंने टटोलने वाली नज़र से इसे देखा और पूछा, क्या तुमने एएसआई इरशाद को बता दिया है कि तुमने चौधरी रियाज को सुल्तानाबाद में कहीं देखा है? हरगिज़ नहीं मलिक साहब, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैंने इन लोगों के सामने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है और सीधा आपके पास चला आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि इस वक्त उधर थाने में क्या चल रहा है। ये तुमने अच्छा किया राशिद, मैंने तारीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं कल तुम्हें और कांस्टेबल बहादुर को एएसआई इरशाद और उसके साथियों के हमरा सुल्तानाबाद की तरफ रवाना कर दूंगा। तुम इसी गांव के रहने वाले हो, लिहाजा तुम इन लोगों के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो गए। अपनी आंखें और कान खुले रखना और जिस हद तक भी मुमकिन हो एएसआई इरशाद से ताउन करना, और अगर कोई ख़ास चीज़ नज़र आए तो सबसे पहले मुझे खबर देना। समझ गया मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने ताकीदी लहजे में कहा, और किसी से ये जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं कि तुम मुझसे मिलने क्वार्टर पर आए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। अगर मुझे इस बात का चर्चा करना होता तो यूं छुपकर पुरस्कार अंदाज में आपके पास ना आता, इधर थाने ही में आपसे बात कर लेता। शाबाश, तुम एक ज़हीन और समझदार इंसान हो, मैंने तौसीफी अंदाज में कहा। मुझे यकीन है कि तुम बहुत तरक्की करोगे मलिक साहब, वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने सुना है कि तरक्की करने के लिए सीनियर अफसरान का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है राशिद, मैंने रास्तगोई से काम लेते हुए कहा, लेकिन असल चीज़ है मेहनत। इंसान की कारकर्दगी ही इसे नीचे से ऊपर लेकर जाती है, खुलूस नीयत और जाँ फशानी से। जो लोग अपने काम में जुटे रहते हैं
तरक्की और कामयाबी इनके कदम चूम लेती है। वो अजीब से लहजे में बोला, ये सब तो मैं कर रहा हूँ मलिक साहब। इसकी बात से झलकती मायनाखेज़ी को मैंने बड़ी वजाहत के साथ महसूस कर लिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, राशिद, मुझे पता चला है कि तुम खासे अरसे से इस थाने में हो और बड़े ठीक ठाक अंदाज में अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हो। क्या कभी चीमा साहब ने तुम्हारी सरपरस्ती करने की कोशिश नहीं की? चीमा साहब की तो आप बात ही ना करें तो ठीक है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। क्यों भाई? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। चीमा साहब की बात क्यों ना की जाए? वो इसी थाने में काफ़ी अरसे तक तुम्हारे बॉस रहे हैं। मैंने साबिक थाना इंचार्ज सिद्दीक चीमा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और इस बहुत कुछ में ज़्यादातर मनफी हैसियत का हामिल था। मुझे पता चला था कि वो ज़ाती फ़ायदे की खातिर अक्सर औकात अपने फ़राइज़ को पसे पुश डालकर कानून की धज्जियाँ भी उड़ा दिया करता था। और इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए कांस्टेबल राशिद के चेहरे के तासुरात भी इन्हीं तल्ख हक़ाइक़ की जानिब इशारा कर रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये सच है कि मैंने सिद्दीक चीमा साहब के ज़ेरे साया काफ़ी तवील अरसा काम किया है और ये भी हकीकत है कि इन्हें मेरा कभी ख्याल नहीं आया। शायद खरे और सच्चे लोगों को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे अफराद उमूमन नापसंद किए जाते हैं। चीमा साहब वाकई मेरे बॉस रह चुके हैं। मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं इनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी करूं। हर इंसान अपने अमाल के लिए जवाबदेह है। ये तुम्हारा ज़र्फ़ है कि तुम एक बदउन्वान और राशि पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने से एहतराज़ बरत रहे हो। मैंने तारीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं सिद्दीक चीमा के करतूतों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे राना साहब से सिद्दीक चीमा की बड़ी गहरी दोस्ती थी। जी, ये बिल्कुल सच है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमारे राना साहब भी किसी तरह चीमा साहब से कम नहीं हैं। इन दोनों के बीच ऐसी तूफ़ानी दोस्ती थी कि चीमा साहब अक्सर मौज मस्ती के लिए राना साहब के डेरे पर जाया करते थे। राना सुल्तान के डेरे पर ऐसा कौन सा मेला लगा करता है जिसमें मौज मस्ती के लिवाजमात मौजूद हों? मैंने तीखे लहजे में पूछा। तुम तो इसी गांव के रहने वाले हो, मुझे यकीन है कि तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा, है ना? मलिक साहब, आपको इस थाने का चार्ज संभाले अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप बड़ी फखरी टाइप के थानेदार हैं। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मुझे आप ही तरह के कड़क और ईमानदार लोग पसंद हैं। मुझे यकीन है कि आप इस थाने बल्कि इस पूरे इलाके के मिजाज और मामलात को बदल कर रख देंगे। चुनांचे मैं आपसे किसी किस्म की गलत बयानी का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ कि वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। हमारे गांव के वाली वारिस राना सुल्तान कोई अच्छे इंसान नहीं हैं। वो अक्सर व बेशतर अपने दोस्तों को डेरे पर मदऊ करते रहते हैं, जहाँ पर बड़ी रंगीन और संगीन महफिलें सजती हैं। इन महफिलों में शराब, जुआ और औरतों से अय्याशी लाजमी चीज़ें हैं। राना सुल्तान को जुआ खेलने और खिलाने का पुराना शौक है। वो डेरे पर होने वाले जुए के रूहे रवां हैं। यूँ समझ लें कि ये जुआ इन्हीं की निगरानी में होता है और मैंने देखा और सुना है कि डेरे पर लगने वाली जुए की बाजियों में जीत अक्सर राना सुल्तान ही की होती है। मुझे ये भी पता चला है कि जुए के शौकीन अफराद में एक दो राना सुल्तान के ख़ास बंदे हैं जो आसपास के गांव देहात से मालदार पार्टियों को घेर घार कर राना सुल्तान के डेरे तक लाते हैं और बज़ाहिर एक गैर जानिबदार ज्वारी का किरदार अदा करते हुए वो लोग राना सुल्तान की जीत की राह हमवार करते हैं। नतीजे के तौर पर वहां आकर जुआ खेलने वाले लोग कंगाल होते रहते हैं और इनकी जेबों की दौलत राना सुल्तान समेटते रहते हैं। हारने वाले रकम गंवाने के बावजूद भी ये सोचकर खुश होते रहते हैं कि एक महफूज जगह पर इन्हें अय्याशी के तमाम लवाजमात मैसर आ जाते हैं, क्योंकि मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए राना सुल्तान वहाँ आने वालों को खाने पीने, शराब और दूसरी चीज़ों की तमाम तर सहूलियात अपने पास से मुहैया करते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये अलग बात कि वो चालाकी और धोखाधड़ी के हथकंडों को अपनाकर ये तमाम तर अखराजात अपने मेहमानों की जेबों से निकालते हैं। यह है जनाब सारी कहानी। राशिद, तुम्हारी सुनाई हुई कहानी बड़ी दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ है। इसके खामोश होने पर मैंने पुरसोच अंदाज में कहा,
जुआ, ज़िना और शराब का शुमार गुनाह कबीरा में होता है और इनमें से हर एक का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही है। और अगर ये तीनों बीमारियां एक साथ किसी इंसान को लाहक हो जाएं तो समझो फिर तबाही और बर्बादी को आने में ज़रा देर नहीं लगती। जहाँ तक तुमने मेरे मुख्तलिफ और मुनफरिद थानेदार होने की बात की है तो मैं इन तीनों माशरती खराबियों के सख्त खिलाफ हूँ और एक थाना इंचार्ज होने के नाते मैं अपने थाने की हुदूद में किसी भी शख्स को इन कामों की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं इस नुक्ते पर यकीन रखता हूँ कि किसी भी नेक और मुस्बित काम की शुरुआत अपने घर से करना चाहिए। लिहाजा मैंने इस मकसद के लिए सुल्तानाबाद को चुन लिया है और इस फलाही काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत होगी। मलिक साहब, मैं आपका खादिम हूँ और आप जैसे दयानतदार और फर्शनास पुलिस अफसर के एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकता हूँ। राशिद ने चटानी लहजे में कहा, आपका जो भी हुक्म होगा मैं इसकी तामील के लिए हमा वक्त तैयार हूँ जनाब। बस एक चीज़ का ख्याल रहे कि मैं सुल्तानाबाद का वसनीक हूँ, मुझे और मेरे ख़ानदान को इधर ही रहना है। आप राना सुल्तान को सीधा करने के लिए मुझसे जो भी काम लें, इसमें मेरा नाम और किरदार कहीं ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। अगर राना सुल्तान को किसी तरह ये पता चल गया कि मैंने इसके ख़िलाफ़ आपके हाथ मजबूत किए हैं तो राना साहब मेरे और मेरे ख़ानदान के दुश्मन बन जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? राशिद, मैं तुम्हारे खदशात की तह में उतरकर इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। लिहाजा तुम्हें परेशान या फिक्रमंद होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम राना सुल्तान के ख़िलाफ़ मेरे हाथ मजबूत करने नहीं जा रहे, बल्कि तुम्हारा हर अमल कानून के हाथ पांव को मुतहरिक और मजबूत करेगा। याद रखो कि मैं तुमसे जो भी काम लूँगा उसकी खबर मुझे होगी या फिर तुम्हें और या फिर अल्लाह को। मैं बड़े तरीके सलीके से राना सुल्तान को घेरूँगा। तुम बस ये मालूम करने की कोशिश करो कि आइंदा कब राना सुल्तान के डेरे पर ऐश व इशरत की महफिल सजने वाली है। बाकी सारे मामला मैं खुद संभाल लूँगा। ठीक है जनाब, ये तो मैं पता करके आपको बता दूँगा, उसने बड़े एतमाद से कहा। मेरी नज़र में ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा तो मैंने जल्दी से पूछा, तुम अचानक चुप क्यों हो गए राशिद? लेकिन के आगे क्या है? सिद्दीक चीमा की राना साहब से बड़ी गहरी दोस्ती थी और चीमा साहब अक्सर राना सुल्तान के डेरे पर मुनक्किद होने वाली महफिलों में शरीक भी हुआ करते थे। वो मेरे सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए बोला, मुझे लगता है कि राना साहब आपकी जानिब भी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं और इसके बाद अपने डेरे पर मदु भी कर सकते हैं। राशिद ने अपने जहन में सर उठाने वाले अंदेशे को मेरे सामने खोलकर रख दिया तो मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, राशिद, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मुमकिन है कि तुम्हारे राना साहब मुझे अपने शीशे में उतारने की भरपूर कोशिश करें, मगर किसी भी कीमत पर राना की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अपना मकसद हासिल करने के लिए इनका दोस्त बन जाने की वक्ती अदाकारी करूं और काम हो जाने के बाद मैं राना सुल्तान को उसके मोअज़्ज़िज़ मेहमानों समेत गिरफ्तार करके आईनी सलाखों के पीछे पहुंचा दूं। बाकी जहां तक राना की दावत का मामला है तो लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, अगर राना सुल्तान ने मुझे अपने डेरे पर होने वाली किसी रंगीन महफिल में मदऊ किया तो समझ लो इससे मेरे मकसद का हुसूल बहुत आसान हो जाएगा। कांस्टेबल राशिद ने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। राना सुल्तान जैसे अय्याश और बदकिरदार लोग अपने इलाके के थाने के अंदरूनी मामला से बाखबर रहने के लिए थाने के अमले ही में से किसी बंदे को अपना नमक खार बना लेते हैं। मैंने कांस्टेबल राशिद की आंखों में देखते हुए सवाल किया, हमारे थाने के स्टाफ में राना सुल्तान का वफादार कौन है? कांस्टेबल रफ़ीक, उसने बड़े वसूख से जवाब दिया। ओह, तो रफ़ीक वो कुत्ती है जो चोरों के साथ मिलकर इनका काम आसान बना रही है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। कांस्टेबल रफ़ीक पर मुझे गहरी निगाह रखना पड़ेगी। जी बिल्कुल, राशिद ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने कांस्टेबल रफ़ीक के लिए कुत्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि तस्कीर और तानीस की रूह से उसे कुत्ता होना चाहिए था, मगर मुहावरे की मजबूरी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। मुहावरा यही है कि कुत्ती चोरों से मिल गई। राशिद, मैं कल सुबह तुम्हें और कांस्टेबल बहादुर को बालाई शुमाली थाने से आए हुए पुलिस एहलकारों के हमरा
सुल्तानाबाद की तरफ रवाना कर रहा हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुमने मेहमानों की मदद करने के अलावा अपने मकसद पर भी निगाह रखना है और गाय बगाए जैसे ही मौका मिले मुझे तुमने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देते रहना है। इस तरह के थाने के अंदर और बाहर किसी को ये भनक नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने तुम्हें कौन से काम पर लगा रखा है, और ख़ास तौर पर कांस्टेबल रफ़ीक की तरफ से तुम्हें ज़्यादा चौकन्ना और होशियार रहना होगा। मैं आपकी बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ मलिक साहब, वो बड़े तवाना लहजे में बोला। इंशाअल्लाह मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब तुम अपने घर जाओ, मैंने कहा। राशिद ने मुझे सल्यूट किया और रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद मैं चौधरी रियाज की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के साथ ही राना सुल्तान की बदमाशियों और बदकुमाशियों के बारे में सोचने लगा। कांस्टेबल राशिद ने राना सुल्तान के हवाले से मुझे जो मालूमात फराहम की थी, इनमें से कुछ बातें मैं पहले से जानता था और बाज़ बातें मेरे लिए बिल्कुल नई और सनसनीखेज थीं। इस गुफ्तगू में मैंने राना सुल्तान की हवेली और उसकी खानगी ज़िंदगी के बारे में भी मुत्तइद सवालात किए थे, जिनके राशिद ने बड़े मुफस्सिल जवाबात दिए थे। इस बातचीत का खुलासा कुछ इस तरह से था। राना सुल्तान इस वक्त 65 का हिंदसा अबूर कर चुका था, लेकिन वो अभी तक साटा पाटा के मुस्ताक हर लिहाज से पूरी तरह फिट था। अलबत्ता इसकी घरवाली अलीमा बीमार रहने लगी थी। अलीमा की उम्र लगभग 60 साल थी। कमोबेश 42 साल पहले अलीमा की राना सुल्तान से शादी हुई थी। उसने अपने शौहर की भरपूर खिदमत की, लेकिन इन दिनों अलीमा चारपाई से लगी हुई थी। मुझे पता चला कि अलीमा राना सुल्तान की नसाबी और गैर नसाबी तमाम सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन इसने कभी अपने शौहर के किसी मामले में टांग अड़ाने या राना सुल्तान पर एतराज़ात जड़ने की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी हमवारी और सुबुक खरामी से अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थी। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि अपनी लाख बदफेलियों के बावजूद भी राना सुल्तान ने अलीमा का बहुत ख्याल रखा हुआ था। राना सुल्तान की कुल 4 औलादें थीं, 2 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी आलिया थी, जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। आलिया कोट जामन के एक जमींदार घर में ब्याही गई थी। आलिया के शौहर सफदर हुसैन ने उसे बहुत खुश रखा हुआ था। इनकी 2 औलादें थीं, एक 12 साल का बेटा और एक 8 साल की बेटी। आलिया से 5 साल छोटा राना उस्मान था। वो अपनी बीवी सलमा और 3 बच्चों के साथ हवेली में रहता था, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा था। उस्मान से 5 साल छोटा राना फुरकान था। फुरकान की बीवी का नाम फिरदौस था। इनका सिर्फ एक 3 साल का बेटा था। राना उस्मान की तरह राना फुरकान भी हवेली के अंदर ही क़याम पजीर था। सबसे छोटी सनोबर थी। सनोबर की उम्र इस वक्त 23 साल थी और वो अभी गैर शादीशुदा थी। हवेली के अंदर बसने वालों ने तमाम अफराद और बाहर के अक्सर लोग राना सुल्तान की खरमस्तियों से बखूबी आगाह थे, लेकिन इनमें से किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो राना की आंखों में आंखें डालकर इसे इसकी गलतियों का एहसास दिला सके। ये राना की बदकिस्मती थी कि कुदरत ने मुझे इस इलाके के थाने का इंचार्ज बना दिया था। 11 फरवरी की सुबह मैंने शुमाली बालाई थाने से आए हुए 3 अफराद को खूब तगड़ा नाश्ता कराने के बाद कांस्टेबल राशिद और बहादुर की मईयत में सुल्तानाबाद की जानिब रवाना कर दिया, ताकि वो लोग गुमशुदा चौधरी रियाज का कोई सुराग लगा सकें। फ़िलहाल इस केस में मैं एसआई इरशाद के साथ इसी नौयत का ताउन कर सकता था। मुझे नज़ीर हुसैन खोजी के तजुर्बे और उसकी पेशा वराना महारत पर कोई शक नहीं था। इस अल्लाह के बंदे ने 2 घोड़ों और 4 घुड़सवारों के हवाले से जो खुरा निकाला था, इसकी अपनी जगह एक ख़ास अहमियत थी, और इसी अहमियत की रोशनी में वो तीनों राजगढ़ से बरास्ता कोट जामिन मेरे थाने तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन यहाँ पहुंचकर घोड़ों के सुमों के निशानात इनकी दस्तरस में नहीं रहे थे। वो लोग ये फैसला करने से कासिर थे कि इससे आगे वो चारों घुड़सवार किस तरफ गए थे। पिछली रात मेरे क्वार्टर पर कांस्टेबल राशिद ने मुझसे जिस किस्म की बातें की थी, इससे ये बात तो पाया तकमील तक पहुंच गई थी कि चौधरी रियाज इस इलाके में आया तो था, लेकिन राशिद का बयान एक ज़ाविये से खोजी नज़ीर हुसैन के मुशाहिदे से इख्तिलाफ करता दिखाई देता था। राशिद ने चौधरी रियाज को चलते फिरते 1-2 रोज़ पहले सुल्तानाबाद के अंदर कहीं देखा था, मगर कहाँ ये उसे याद नहीं आ रहा था।
जबकि नज़ीर हुसैन का दावा था कि चौधरी रियाज को बेहोश करने के बाद घोड़े की पुश्त पर लाद कर यहाँ तक पहुँचाया गया था। खोजी नज़ीर हुसैन के इस दावे में भी एक बारीक नुक्ता पोशीदा था, और वो ये कि इसकी पेशावराना महारत कहती थी कि इन 2 घोड़ों पर सवार 4 अफराद में से एक घोड़े के दोनों घुड़सवार बाकायमी होशो हवास सफ़र करते हुए राजगढ़ से यहाँ पहुँचे थे, जबकि दूसरे घोड़े के 2 घुड़सवारों में से एक गहरी नींद में था या फिर वो बेहोशी की हालत में घोड़े की पुश्त पर लदा हुआ था। नज़ीर हुसैन के इस तकनीकी बयान से कहीं ये साबित नहीं होता था कि वो बेहोश शख्स लाज़िमन गुमशुदा चौधरी रियाज ही होगा। मैंने अब तक इस केस पर जितना गौर किया था, इससे मेरी समझ में तो यही आया था कि अगर चौधरी रियाज इन 4 घुड़सवारों में शामिल था तो वो हरगिज़ बेहोश नहीं था। बेहोश शख्स कोई और भी हो सकता था। जैसा कि कांस्टेबल राशिद ने मुझे राना सुल्तान के डेरे पर मुनक्किद होने वाली जुए और शराब की महफिलों के बारे में बताया था, तो ऐन मुमकिन था चौधरी रियाज भी इसी मकसद की खातिर वहाँ पहुँचा हो। बाकी 3 अफराद चौधरी रियाज के साथी भी हो सकते थे और राना सुल्तान के नमकखार और वफादार बंदे भी, जिन्हें राना मालदार और पार्टियों को घेर कर डेरे पर लाने के लिए इस्तेमाल किया करता था ताकि इनकी जेबें खाली कर सके। अलगर्ज अगर चौधरी रियाज वाक़ियतन इस इलाके में आया था तो उसकी गुमशुदगी का मुअम्मा हल करने के लिए राना सुल्तान की ज़बान खुलवाना बहुत ज़रूरी था। मुझे कांस्टेबल राशिद की वापसी का इंतज़ार था। इसकी रिपोर्ट के बाद ही चौधरी रियाज की तलाश और बाजियाबी के लिए कोई जामे लाहे अमल तैयार किया जा सकता था। मैंने कांस्टेबल रफ़ीक पर कुछ काम करने के ख्याल से इसे अपने कमरे में बुला लिया। राशिद की ज़बानी मुझे पता चल चुका था कि रफ़ीक राना सुल्तान के लिए काम करता था। अगर राशिद की फराहम करदा मालूमात 100% दुरुस्त थी तो फिर रफ़ीक राना सुल्तान की वफादारी के नतीजे में संगीन नौयत की कानून शिकनी और अपने फ़राइज़ से गफलत का मुर्तकिब हो रहा था। मैं इसे रंगे हाथों पकड़कर बेनकाब करने का इरादा रखता था, लिहाजा इस मकसद के हुसूल की खातिर उसके साथ प्यार पोंछे वाला रवैया रखना ज़रूरी था ताकि इसकी असलियत खुलकर सामने आ जाए। कांस्टेबल रफ़ीक मजबूत हाथ पैरों का मालिक एक दराज कामत पुलिस एहलकार था। इसकी उम्र का तखमीना मैंने 30 के करीब लगाया। इसने मेरे कमरे में आकर मुझे सल्यूट किया, फिर मुतज़ब्ज़ब लहजे में दरियाफ्त किया, मलिक साहब आपने मुझे तलब किया और मैं हाजिर हो गया, सब खैरियत तो है? रफ़ीक की आंखों में एक ख़ास किस्म की तेज़ी, तर्रारी और अय्यारी पाई जाती थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अभी तक तो खैरियत ही है और दुआ करो कि आइंदा भी हमारे थाने में खैरियत ही का दौर दौरा रहे। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर नरमी भरे लहजे में कहा, रफ़ीक बैठ जाओ। वो उलझी हुई नज़र से मुझे देखते हुए मेज़ की दूसरी जानिब पड़ी हुई एक चौबी कुर्सी खींच कर बैठ गया। फिर अजीब से लहजे में बोला, मलिक साहब मैं तो डर ही गया था। क्यों? मैंने सवालिया नज़र से इसे घूरा। किस बात का डर? वो जनाब आपने सुबह मुझे अपने पास जो बुला लिया है। वो खौफजदगी की अदाकारी करते हुए मोहतात अंदाज में बोला। मैंने समझा कि शायद मुझसे कोई गलती चलती हो गई है। असल में इधर उधर से मैंने सुना है कि आप बड़े सख्त थानेदार हैं, बस मैं इसीलिए घबरा गया था। रफ़ीक अपनी सी कोशिश करके सहमे हुए होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मैंने पहली ही नज़र में इसके छल फरेब को पकड़ लिया था। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए ठोस लहजे में कहा, रफ़ीक तुमने मेरे बारे में बिल्कुल ठीक सुना है। मैं दूसरे थानेदारों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, लेकिन मेरी तमाम तरह कड़कबाजी और सख्तगिरी सिर्फ इन अफराद के लिए है जो दीदा व दानिस्ता कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं या किसी भी अंदाज में कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें तो मैंने एक ज़रूरी काम से अपने पास बुलाया है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अच्छा जी, वो एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोला, आप हुक्म करें मलिक साहब, मैं फ़ौरन आपका हुक्म बजा लाऊंगा। मैं तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाना चाहता हूँ इसमें जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करना रफ़ीक। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये काम बड़ी एहतियात और समझदारी के साथ करना है। मैं ये ज़िम्मेदारी किसी और को भी सौंप सकता था, लेकिन तुम मुझे सबसे ज़्यादा माकूल और काम के बंदे नज़र आए हो, और फिर तुम तालीम याफ्ता भी हो, लिखना पढ़ना जानते हो। मैंने ये मालूम कर लिया था कि रफ़ीक ने प्राइमरी तक तालीम हासिल कर रखी थी। मैं इतनी संजीदगी और नर्म रवि से
उसके साथ बात कर रहा था कि वो कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि मैं इसके साथ कौन सा हाथ करने जा रहा हूँ। मेरी बात के जवाब में वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, जी बिल्कुल, मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ। एक बात का ध्यान रखना रफ़ीक, मैंने थोड़ा आगे झुककर राजदाराना अंदाज में कहा, हमारे दरमियान जो भी बातचीत होगी इसका जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे, खासतौर पर थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों से तो बिल्कुल नहीं। मुझे इस थाने में तैनात हुए चंद दिन ही गुजरे हैं और मैंने यही महसूस किया है कि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप फिक्र न करें मलिक साहब, वो अपने सीने पर हाथ रखकर बड़े अज़्म से बोला, आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। आप मुझे काम बताएं, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। काम एक नहीं दो हैं, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, और ये दोनों काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही को करना है। हालांकि कांस्टेबल राशिद का ताल्लुक मौजा सुल्तानाबाद से है, मैं ये दोनों काम उसके ज़ुम्मे भी लगा सकता था, लेकिन मैं राशिद पर अंधा एतमाद नहीं कर सकता। मैं इसे इन कामों का अहल नहीं समझ सकता। वो बेचैनी से पहलू बदलते हुए बोला, मलिक साहब, आपकी मेहरबानी है जनाब, क्या आप मुझ पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं? मैं इन कामों के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दूंगा और आपकी निगाह में सुरखरू होकर दिखाऊंगा। मैं बड़ी हुनरमंदी के साथ कांस्टेबल रफ़ीक की सोच और उसके ख्यालात को मखसूस नफ्सियाती हथकंडों की मदद से अपने ढप पर ला रहा था। मैं इसे जो भी काम बताने का इरादा रखता था उनका ज़मीनी हक़ाइक़ और वक्त की ज़रूरत से दूर का भी वास्ता नहीं था। बस मैं इसे ये बावर कराना चाहता था कि इस थाने के अमले में वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा भरोसे के काबिल शख्स था। काम नंबर 1, मैंने बदस्तूर राजदाराना अंदाज में कहा, मुझे पता चला है कि इस थाने के जुनूब में थोड़े फासले पर जो नहर बह रही है, इसके ज़रिए मवेशियों को इधर से उधर और उधर से इधर लाया जा रहा है, और ये तमाम मवेशी चोरी के होते हैं। कोई डंगर चोर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर इस थाने की नाक के नीचे ये घिनौना काम जारी रखे हुए है। तुमने मुझे इस डंगर चोर की सरगर्मियों की मुकम्मल रिपोर्ट देना है। फ़िलहाल इस पर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं, पहले हम लोग अपना होमवर्क मुकम्मल करेंगे, इसके बाद डंगर चोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो पुरजोश अंदाज में बोला, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक अमल करूँगा। अब दूसरा काम बताएं सरकार। दूसरे काम का ताल्लुक लिखाई पढ़ाई और एदादो शुमार से है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसे तुम एक तरह की मर्दमशुमारी समझ लो। अगर आप थोड़ी वजाहत कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी मलिक साहब, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकते हुए बोला। पहले मैंने उससे रात में किसी नामालूम और बेनाम फर्जी डंगर चोर पर निगाह रखने का जो काम सौंपा था, वो एक तरह की अख्तरशुमारी थी, और अब मैं इसे मर्दमशुमारी का मशवरा दे रहा था। इस सूरत हाल में उसका उलझना बनता था। मुझे बताया गया है कि मौजा सुल्तानाबाद में राना सुल्तान की हवेली के अलावा कुल 200 मकानात हैं, जिनमें ज़्यादातर मकानात कच्चे हैं, और इस गांव की आबादी 1000 नफूस पर मुश्तमिल है। मैं कांस्टेबल रफ़ीक से इतनी संजीदगी के साथ महवे कलाम था जैसे ये इस दुनिया का सबसे गंभीर और अहम मामला है। मेरा अंदाज़ा भी यही है मलिक साहब, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं अंदाज़ों कयासात पर थानेदारी नहीं करता रफ़ीक, ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुझे बिल्कुल दुरुस्त एदाद शुमार चाहिए। तुम एक कॉपी में नोट करोगे कि मौजा सुल्तानाबाद में राना साहब की हवेली के अलावा कुल कितने कच्चे और कितने पक्के मकानात हैं। इस गांव में बसने वाले अफराद में कितने मर्द, कितनी औरतें और कितने बच्चे हैं। इस तरह जब तुम बूढ़ों, जवानों और बच्चों की तादाद को आपस में जमा करोगे तो सुल्तानाबाद की कुल आबादी निकल आएगी। इस तरह तुम राना सुल्तान की हवेली के अंदर क़याम पजीर अफराद को भी एक अलग सफ़े पर नोट करोगे। ये सब कर लोगे ना? आखिरी जुमला अदा करने के बाद मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल रफ़ीक की तरफ देखा। वो मेरी बात सुनकर अच्छा खासा उलझ गया था, ताहम वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया, बेशक मलिक साहब, मैं ये दोनों काम कर लूँगा, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ख़ास तौर पर दूसरे काम में। वक्त की हमारे पास कोई कमी नहीं है रफ़ीक, मैंने बेपरवाही से कहा। मैं तुम्हें डंगर चोर की सरगर्मियों पर निगाह रखने के लिए एक हफ्ता और देता हूँ, और मौजा सुल्तानाबाद की मर्दमशुमारी के लिए 3 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ।
यानी तुमने ये दोनों काम 1 माह के अंदर करना है। मैं तुमसे 11 मार्च को इसकी रिपोर्ट तलब करूँगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक मलिक साहब, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। मैं इंशाल्लाह आपकी दी हुई मुद्दत से पहले ही ये दोनों काम कर दिखाऊंगा। मजीद हिदायत के बाद मैंने कांस्टेबल रफ़ीक को रुखसत कर दिया। मैंने रफ़ीक को जिस चक्कर में डाला था, मुझे इन मालूमात की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे थाने के जुनूब में बहने वाली नहर के ज़रिए किसी किस्म की मसरूका माल मवेशी की नकलो हमल की मेरे पास कोई रिपोर्ट थी और ना ही कोई इतला। डंगर चोर आइडिया मेरे जहन की इख्तिरा था। इसी तरह सुल्तानाबाद में बसने वाले मर्द व ज़न और बच्चों की तादाद का हिसाब लगवाना भी मेरी किसी फौरी ज़रूरत से लगा नहीं खाता था। बहरहाल मैंने रफ़ीक को ये एहसास दिलाते हुए कि वो इस थाने में मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा है, इसे 1 माह के लिए 2 खुसूसी असाइनमेंट दे दिए थे। इस अमर में किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि रफ़ीक मेरी जानिब से सौंपी गई वो जिम्मेदारियों का जिक्र राना सुल्तान से ज़रूर करेगा और यही मेरा मकसद भी था। मैं राना सुल्तान को ज़हनी तौर पर उलझाना चाहता था। रफ़ीक की ज़बानी मेरे मंसूबाजात की तफसील सुनकर वो चकरा जाता और ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि मैं किस टाइप का थानेदार हूँ और मैं राना सुल्तान की इसी उलझन और झुंझुलाहट का फ़ायदा उठाकर अपना काम कर गुजरने का इरादा रखता था। मैंने अपने तईं तो यही सोचा था कि 1 हफ्ते के होमवर्क के बाद राना सुल्तान पर पक्का हाथ डालूंगा, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसी सपहर कांस्टेबल बहादुर वापस आया तो उसकी नाक से खून बह रहा था। मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। तुम्हारा यह हशर किसने किया है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। उसने जवाब दिया, फूरी ने। कौन फूरी? राना सुल्तान का मुलाजिम खास, कांस्टेबल बहादुर ने बताया। इसका असल नाम गफूर है, मगर वो सांड पूरे सुल्तानाबाद में फूरी के नाम से मशहूर है। वो खामखा ही मुझसे उलझ गया था। मैंने तो सिर्फ इसे समझाने की कोशिश की थी। क्या तुमने इसे शमा मोहम्मद समझाने की कोशिश की थी, जो वो तुमसे इस बुरी तरह उलझा कि तुम्हारी नाक से खून का फव्वारा छुड़ा दिया? मैंने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। शमा मोहम्मद जहानत का एक खेल हुआ करता था। दौर हाजिर की ज़बान में आप इसे पजल गेम या क्रॉसवर्ड समझ लें। इस पजल के बाद अल्फाज बनाने के लिए तो दिमाग की चूलें हिल जाया करती थीं। नहीं मलिक साहब, कांस्टेबल नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो नामुराद गांव की एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहा था। औरत मुझे मुश्किल में गिरफ्तार नजर आई तो मैं इनके नज़दीक चला गया। इस दौरान में पूरी ने नरगिस नामी इस औरत को कलाई से पकड़ लिया था। वहाँ निस्फ दर्जन अफराद जमा थे, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो राना सुल्तान के पालतू फूरी को इस जोर ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश करता। मैंने जाते ही फूरी को हुक्म दिया कि वो नरगिस का हाथ छोड़ दे। जवाब में उसने उछलकर मेरी नाक पर एक धुआंधार टक्कर जड़ दी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर रुमाल की मदद से अपनी खून आलूद नाक की मिजाज पुरसी करने के बाद अपनी बिपता को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो यूं अचानक मुझ पर पिल पड़ेगा। नाक पर उसकी टक्कर खाते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। इसी वक्त मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि मेरी नाक से खून जारी हो चुका है। फिर जब मेरे खवास ठिकाने आए और मैं उठकर खड़ा हुआ तो पूरी वहाँ से गायब हो चुका था। थोड़ी देर पहले मैंने वकुआ पर जो निस्फ दर्जन तमाशाई देखे थे वो तितर बितर हो गए थे। नरगिस भी मुझे कहीं नजर नहीं आई और मैं थाने आ गया। कांस्टेबल के साथ जो वाकया पेश आया था, इसकी उमूमन तवक्को नहीं की जा सकती। जुराइम पेशा और कानून शिकन होना एक अलग बात है, लेकिन किसी बावर्दी कानून के रखवाले पर यूं हमलावर हो जाना बड़ी ही दीदा दिलेरी की मिसाल थी। अगर पूरी ने ऐसी जुर्रत की थी तो यकीनन वो अपनी इस हरकत के अंजाम से कतई नावाकिफ था। मैं इस इलाके में थाना इंचार्ज इसलिए तैनात नहीं हुआ था कि अपने अमले के अफराद को गुंडों और मवालियों से पिटवाता फिरूं। पूरी राना सुल्तान का मुलाजिम खास था और इसकी सारी बदमाशी राना सुल्तान की शह पर थी। मैं तो बड़े आराम से राना सुल्तान को नकेल डालने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हालत व वाक़ियात इस अमर के मुतकाज़ी थे कि मुझे अपनी कारकर्दगी में बरकी तेज़ी लाना होगी। मेरे तजुर्बे और मुशाहिदे में तो यही आया है कि हर शय के 2 रुख होते हैं, एक मुस्बित और दूसरा मनफी। पूरी ने कांस्टेबल बहादुर से ज्यादती करके एक मनफी अमल का इजहार किया था, जिसके लिए मैं पूरी को किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं कर सकता था। इसी अमल का एक मुस्बित पहलू भी था और वो ये कि पूरी की इस हरकत ने मेरे लिए
राना सुल्तान को घेरने की राह हमवार कर दी थी। मैंने बहादुर के साथ होने वाली ज्यादती को राना सुल्तान के खाते में चढ़ाया और बहादुर से पूछा, राशिद भी तो तुम्हारे साथ था? जिस वक्त तुम फूरी से उलझ रहे थे तो राशिद कहाँ था? सह पैर तक हम दोनों एक साथ ही थे मलिक साहब। वो रुमाल की मदद से अपनी नाक से जारी होने वाले खून को साफ करते हुए बोला। जब मेहमान पुलिस एहलकार सुल्तानाबाद से आगे रवाना हो गए तो हमने भी वापसी की राह ली। जब हम राशिद के घर के नज़दीक से गुजरे तो उसने मुझसे कहा कि मैं थाने जाऊं। वो अपने घर से होकर थोड़ी देर के बाद थाने आ जाएगा। बालाई शुमाली थाने से आने वाले 2-3 अफराद सुल्तानाबाद से निकलकर आगे किस तरफ गए हैं? बहादुर के खामोश होने पर मैंने पूछा। उन्होंने भीमनगर जाने का इरादा जाहिर किया था, उसने बताया। भीमनगर नामी वो छोटा सा गांव मेरे थाने की शुमाल मगरबी सिमत में सुल्तानाबाद से महज 3 मील के फासले पर वाक़ था। मैंने बहादुर अली से सवाल किया, सुल्तानाबाद में तफ्तीश और तलाश का क्या नतीजा बरामद हुआ? क्या इन लोगों को चौधरी रियाज ऑफ राजगढ़ की यहाँ मौजूदगी के आसार नजर आए? नहीं मलिक साहब, उसने सर को नफ़ी में हिलाते हुए कहा। इन तीनों ने हम दोनों के साथ मिलकर दिन भर जो भाग दौड़ की है, इसका नतीजा सिफर के बराबर है। वो सुल्तानाबाद से मायूस होकर भीमनगर की तरफ गए हैं। बात के इख्तिताम पर उसने एक बार फिर रुमाल को नाक पर रख लिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, बहादुर, तुम्हारे साथ फूरी ने अचानक जो कुछ भी किया उसके लिए खुद को कसूरवार या बुज़दिल नहीं समझना। बुज़दिल तो वो कमीना फूरी है जो तुम पर हमलावर होने के बाद वहाँ से फरार हो गया। अगर वो बहादुर होता तो वहीं पर रुककर तुम्हारे उठने का इंतज़ार करता। बहरहाल, मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद समझाने वाले अंदाज में कहा, तुम अब जाकर आराम करो और जल्दी से अपनी नाक को ठीक कर लो, लेकिन इस चोट को भूलना नहीं। मैं बहुत जल्द तुम्हें पूरी का उधार चुकाने के लिए एक मौका फराहम करूँगा। तब इस पर साबित कर देना कि तुम सिर्फ नाम के ही नहीं बल्कि काम के भी बहादुर हो। वो मेरा शुक्रिया अदा करके कमरे से निकल गया। इसके बाद मैंने एएसआई फिरोज़ को अपने पास बुला लिया। फिरोज़ के बारे में मेरी इतलात यही थी कि वो एक मुस्तैद और फर्शनास पुलिस एहलकार था। फिरोज़ मेरे कमरे में पहुंचा तो मैंने इसे बैठने का इशारा किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, फिरोज़, कांस्टेबल बहादुर के साथ पेश आने वाले वाक़ये की तो तुम्हें खबर होगी। जी मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। ये ठीक है कि आपसे पहले इस थाने के जो इंचार्ज साहब थे, इनकी राना सुल्तान से अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि राना सुल्तान या इसके किसी मुलाजिम ने पुलिस वालों का गिरबान पकड़ने की जिसारत की हो। ये तमाशा तो मैंने पहली बार देखा है। पहली और आखिरी बार फिरोज़, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। आज के बाद राना सुल्तान, उससे ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स पुलिस के ग़याब में भी उसका कलमा पढ़ेगा। ऐसा अफसोसनाक वाक़या इससे पहले क्यों नहीं हुआ और अभी क्यों हुआ है, इसका भी एक ख़ास सबब है। क्या सबब मलिक साहब? मैं सांस हमवार करने के लिए थमा तो फिरोज़ ने दिलचस्पी भरे लहजे में सवाल किया। जिस तरह मैंने यहाँ का चार्ज संभालने से पहले राना सुल्तान के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, ये ऐन मुमकिन है कि राना सुल्तान ने भी लाज़िमन नए थाने इंचार्ज यानी मेरे हवाले से मालूमात इकट्ठा कर रखी हों। मैंने फिरोज़ के इस्तफसार के जवाब में वजाहत करते हुए बताया, इस अमर में तो कोई शक नहीं कि राना सुल्तान के सिद्दीक चीमा जैसे बाज़ पुलिस अफसरों से गहरे दोस्ताना मरासिम हैं। इन्हीं में से किसी की ज़बानी राना को मेरे बारे में मालूम हो गया होगा कि मैं उसके साथ याराना लगाने वाला नहीं हूँ। मैं एक उसूल परस्त और ईमानदार पुलिस अफसर हूँ। राना सुल्तान जैसे कुमाश के चौधरी, वडेरे और दीगर ताकतवर जमींदार ऐसे पुलिस अफसरों को पसंद करते हैं जो उनके गैर कानूनी और गैर अखलाकी धंधों के रास्ते में रुकावट ना बने, लेकिन इनके मंशा के मुताबिक कानून को मोम की गुड़िया बना डालें, जिसे बावक्त ज़रूरत दौलत की आंच दिखाकर अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ा जा सके। मैं आपकी बात की तह में पहुंच गया हूँ मलिक साहब, एएसआई फिरोज़ ने गंभीर अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। राना सुल्तान को अंदाज़ा हो गया है कि वो आपको अपने शीशे में उतार नहीं सकेगा, लिहाजा वो ओछे हथकंडों की मदद से ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि इसका एक मामूली सा मुलाजिम भी पुलिस वाले की धुलाई कर सकता है। गोया तुम भी मेरे ही अंदाज में सोच रहे हो। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मतलब ये कि फूरी ने जो बहादुर पर हाथ उठाया है, इसके पीछे राना सुल्तान की आशीर्वाद है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है मलिक साहब।
वो बड़े वसूख से बोला, वरना पूरी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। राणा सुल्तान बड़ा खुशफहम इंसान साबित हो रहा है। वो बिल्कुल नहीं जानता कि उसने बेखबरी में कहाँ हाथ डाल दिया है। मैं उसकी जान के लिए इसके कंबल जैसा बन जाऊंगा जिसे वो छोड़ना चाहेगा, मगर कंबल इसे छोड़ने पर आमादा नहीं होगा। आप हुक्म करें मलिक साहब। वो सीना तान कर बोला, मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ये हुई ना बात मर्दों वाली। मैंने सताइशी नज़र से एएसआई फिरोज की तरफ देखा और कहा, तुम अभी एक कांस्टेबल को लेकर सुल्तानाबाद रवाना हो जाओ और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके चले जाओ। कांस्टेबल मेरे कमरे से सलूट करके चला गया। उसके जाने के बाद कांस्टेबल राशिद मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने बड़े पुरजोश अंदाज में मुझे राना के डेरे पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम की इत्तला दी। मज़ीद तफसील ये बताई कि मेहमान सूरज ग़ुरूब होने से पहले डेरे पर पहुंच जाएंगे और जुए का आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ ही शराब और कबाब का दौर भी चलता रहेगा और सबसे आखिर में यानी तकरीबन आधी रात को शराब की बारी आएगी। शुरकाए महफिल शराब के नशे में चूर होकर राना सुल्तान की पेश करदा औरतों के साथ रंगरलियां मनाएंगे और रात गए जब लोग किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे तो उधर डेरे पर ही इनके सोने का भी मुकम्मल बंदोबस्त है। वो नींद पूरी करके अगले रोज़ अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब। राशिद की बात मुकम्मल होने पर मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, आज 11 फरवरी मंगल का दिन है। तुमने जो इतला दी है इसके मुताबिक 13 और 14 फरवरी की दरमियानी रात राना सुल्तान के डेरे पर शैतानी मजलिस का इनेकाद होने वाला है। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि इस महफिल नामाकूला में कुल कितने अफराद शरीक होंगे? 4 मेहमान सुल्तानाबाद के बाहर से आएंगे। 5वां शख्स मेज़बान राना सुल्तान होगा। इन 5 के अलावा राना सुल्तान के वो 2 खास बंदे होंगे जो जुए के अमल को राना सुल्तान के हक में हमवार करके मेहमानों की जेबें खाली करने का काम जारी रखेंगे। 4 मेहमानों की अय्याशी के लिए 2 औरतें मुहैया की जाएंगी। इस मरहले में राना सुल्तान और उसके दोनों बंदे हिस्सा नहीं लेंगे। ये लोग 4 मेहमानों को 2 खिदमतगारों ज़हूर और राजू और अय्याशी के लिए 2 खवातीन के साथ डेरे पे छोड़कर अपने अपने घर को चले जाएंगे। राशिद ने मुझे सनसनीखेज मालूमात फराहम करते हुए बताया, मेहमानों की खातिर मदारात के लिए एक औरत का इंतज़ाम कर लिया गया है और दूसरी की जगह को पुर करने के लिए नरगिस को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, मगर वो राज़ी नहीं हो रही। इस सिलसिले में फूरी नरगिस से बात कर रहा था जब बहादुर वहाँ पहुँचा। इसके बाद की कहानी आपके इल्म में आ चुकी है। राना सुल्तान का ये पालतू गुंडा कुछ ज़्यादा ही बेगैरत और कमीना शख्स है। मैंने नफरत अंगेज लहजे में कहा, राह चलती औरतों के साथ इस तरह बदतमीजी करना और उन्हें बदकारी के लिए आमादा करने की कोशिश करना तो खुल्लम खुल्ला बदमाशी है। मैं अपने थाने की हुदूद में इस नौइयत की मज़मूम कार्रवाइयों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने एएसआई फिरोज को फूरी की गिरफ्तारी के लिए सुल्तानाबाद रवाना कर दिया है। मैंने फिरोज साहब को तुफैल के साथ एक टांगे में सुल्तानाबाद की तरफ जाते देखा है। राशिद ने मोतदिल अंदाज में कहा, अगर फूरी की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है तो इस पर राना सुल्तान बिलबिलाकर रह जाएगा। वो तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पुलिस उसके किसी बंदे पर हाथ डाल देगी। राना सुल्तान फूरी की गिरफ्तारी पर बिलबिलाए या गुनगुनाए, मुझे इसकी ज़रा सी भी परवाह नहीं है। मैंने जहरखंद लहजे में कहा, अब इसका यार सिद्दीक चीमा इस थाने का इंचार्ज नहीं है, लिहाजा राना को पुलिस की जानिब से ऐसी बरवक्त कानूनी कार्रवाई का तसव्वुर करने का आदी होना पड़ेगा। मैंने चंद सेकंड का तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कांस्टेबल राशिद से पूछा, ये नरगिस कौन है? फूरी ने इसे तरने वाला क्यों समझ लिया? क्या इसका कोई वाली वारिस नहीं है जो सरेरा फूरी उसकी कलाई पकड़ते हुए ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाया? नरगिस के शौहर का नाम बासित है, राशिद ने बताया। ये एक बेऔलाद जोड़ा है और इनके आगे पीछे कोई नहीं। ओह, इसीलिए फूरी ने नरगिस को आसान शिकार समझ लिया था। मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, फिर पूछा, बासित करता क्या है? वो गांव-गांव फेरी लगाकर अपनी साइकिल पर मनियारी का सामान बेचता है, राशिद ने जवाब दिया। वो रोज़ाना सुबह घर से निकल जाता है, फिर उसकी वापसी शाम ही को होती है। मनियारी का सामान?
से राशिद की मुराद कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। आप इस सामान में हौजरी के आइटम्स को भी शामिल कर लें। राशिद की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, फिर तशवीश भरे लहजे में कहा, इसका मतलब ये हुआ कि नरगिस दिन भर अपने घर में अकेली ही रहती है। फूरी जैसे बदकुमाश शख्स से भलाई की उम्मीद रखना अबस है। मौका देखकर भूरी नरगिस को तंग करने उसके घर भी जा सकता है। जी बिल्कुल, इस बात का इम्कान तो है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन अगर फिरोज साहब फूरी को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं तो फिर ये इम्कान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप फूरी के साथ जो कुछ करेंगे मुझे यकीन है इसके बाद वो नरगिस तो क्या गांव की किसी भी औरत की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। तुम्हारा अंदाज़ा 100% दुरुस्त है राशिद, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मेरा कुछ ऐसा ही इरादा है, मैं अपनी बारी बाद में लूँगा। इससे पहले मुझे पूरी को कांस्टेबल बहादुर के हवाले करना है ताकि वो अपनी हजीमत का हिसाब बराबर कर सके। बहुत खूब मलिक साहब, वो तारीफी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। यह आपने ठीक सोचा है। बहादुर ने मुझे बताया कि पालाई शुमाली थाने से आने वाले एएसआई इरशाद और इसके 2 साथियों को सुल्तानाबाद में गुमशुदा चौधरी रियाज का कोई पता निशान नहीं मिल सका। मैंने कहा, और अब वो लोग छोटे चौधरी की तलाश में भीमनगर की तरफ गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मलिक साहब, मैं खुद हैरान हूँ कि चौधरी रियाज कहाँ चला गया, जबकि एएसआई इरशाद के खोजी नज़ीर हुसैन को इन घुड़सवारों का खुरा हमारे थाने तक पहुँचता नजर आया था, और मैंने भी सुल्तानाबाद में चौधरी रियाज की एक झलक देखी थी। बाज़ औक़ात आंखों देखी और कानों सुनी चीज़ें भी गलत हो जाती हैं राशिद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। यह मुमकिन है कि चौधरी रियाज कभी इस इलाके में आया ही ना हो, या अगर आया हो तो फिर कहीं और चला गया हो, या फिर वो सुल्तानाबाद ही के किसी घर में जिंदा या मुर्दा मौजूद हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो कांस्टेबल राशिद की आंखों में मुझे बेचैनी हिलकोरे लेती दिखाई दी। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इस वक्त हमारी तरजीह गुमशुदा चौधरी रियाज नहीं बल्कि हाजिर व नाजिर राना सुल्तान है। चौधरी रियाज की गुमशुदगी दर हकीकत बुनियादी तौर पर बालाई शुमाली थाने का केस है, और मस्कूरा थाने का एक होशियार एएसआई अपनी टीम के साथ गुमशुदा छोटे चौधरी की तलाश में तनदही से मसरूफ़ है। हमारे बस में जो भी था वो हमने अपना फ़र्ज़ जानकर दयानतदारी से किया है। आगे वो लोग जाने और उनका काम। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि पूरी गुंडे के बास राना सुल्तान को किस तरह दाम में लाना है। इस नेक काम के लिए जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सबसे ज़्यादा मौसर और मौजू साबित हो सकती है मलिक साहब, कांस्टेबल राशिद ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। राना सुल्तान, इसके चारों मेहमान और इस घिनौने खेल में मुलव्विस दीगर मर्दो जन अपने तमाम तर काले करतूतों के साथ रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, तो इन सब के लिए, खुसूसन राना सुल्तान के लिए, फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। इस रात राना सुल्तान के खिलाफ इतने ज़्यादा सबूत आपके हाथ लग जाएंगे कि आप इसे एक लंबे अरसे के लिए जेल की संगलाख दीवारों के पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएंगे। बेशक, मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा, अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही होगा। मगरिब की अजान के वक्त एएसआई फिरोज सुल्तानाबाद से वापस लौट आया। इसके चेहरे पर छाई हुई मायूसी को देखकर मैंने फौरन से पेशतर ये अंदाज़ा कायम कर लिया कि वो अपने मिशन में नाकाम रहा था। फिर जब उसने ज़बान खोली तो मेरे अंदाजे की भी तस्दीक हो गई। मलिक साहब, पूरी सुल्तानाबाद में मौजूद नहीं है, उसने बताया, इसलिए मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा है। पूरी सुल्तानाबाद में मौजूद नहीं है का क्या मतलब हुआ फिरोज? मैंने एएसआई की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। आज सेपहर तक तो वो इधर ही था, अब कहाँ गायब हो गया? बेशक, वो सेपहर तक सुल्तानाबाद ही में मौजूद था, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने हमारे थाने के कांस्टेबल बहादुर पर खतरनाक हमला किया था। एएसआई ने मेरे सवाल के जवाब में बड़े रसान से बताया। लेकिन अब वो सुल्तानाबाद में कहीं भी नहीं है। मैंने गांव के अंदर और डेरे पर जाकर इसे तलाश किया है, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला मलिक साहब। मुझे पता चला है कि वो कोर्ट जामिन गया है। ओह, मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा, ये बात तुम्हें किसने बताई है? फूरी का बहादुर पर हमला आवर होना और फिर अचानक सुल्तानाबाद से कोर्ट जामिन रवाना हो जाना,
इस अमर की जानिब इशारा करता था कि पूरी मेरी तरफ से किसी कानूनी कार्रवाई के खौफ से भागा था या फिर इसे भगा दिया गया था। ये बात मुझे राना सुल्तान ने बताई है मलिक साहब, फिरोज ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम राना सुल्तान से मिलकर आ रहे हो। मैंने सोचती हुई नज़र से इसे देखा। जी मलिक साहब, एएसआई ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने जहरीले लहजे में कहा, क्या तुमने राना सुल्तान को बताया कि उसके पालतू सांड फूरी ने हमारे कांस्टेबल बहादुर के साथ क्या सलूक किया है? जी, मैंने राना सुल्तान को बड़ी वजाहत के साथ बता दिया है कि मुझे किस सिलसिले में फूरी की तलाश है। फिरोज ने बड़े रसान से जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम्हारी बात पर राना सुल्तान ने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया? उसने अपनी लाइलमी का इजहार करते हुए मुझे यकीन दिलाया है कि पूरी जब भी कोर्ट जामीन से वापस आएगा वो इसकी खबर लेगा। फिरोज ने बताया। बहादुर के साथ पेश आने वाले वाक़ये पर राना सुल्तान ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है और ये भी कहा है कि वो कल सुबह आपसे मिलने थाने आएगा। एकदम बकवास, मैंने झुंझुलाहट आमेज लहजे में कहा। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि फूरी ने राना सुल्तान को अपने काले करतूत के बारे में बताया ना हो। राना को इस बात का एहसास हो गया था कि बहादुर के साथ होने वाली ज्यादती के जवाब में मैं फूरी को लाजमन गिरफ्तार करूँगा, इसीलिए राना ने इसे मंजर से हटा दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, फिरोज ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। राना सुल्तान ने अपनी ज़बान से इस बात का इकरार किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने हैरत आमेज उलझन से एएसआई की तरफ देखा। क्या राना सुल्तान इस बात को तस्लीम करता है कि उसने फूरी को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए कोर्ट जामीन भेज दिया है? हकीकत तो यही है मलिक साहब, फिरोज सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। लेकिन राना सुल्तान ने इस हकीकत का इजहार दूसरे जाविये से किया है। मैंने पूछा, कौन सा दूसरा जाविया? राना सुल्तान की बड़ी बेटी आलिया कोर्ट जामीन के एक जमींदार सफदर हुसैन से ब्याही गई है, फिरोज ने वजाहत करते हुए बताया। अगले माह ईद है। राना सुल्तान ने मुझे बताया है कि उसने अपनी बेटी के लिए ईद की सौगातें और दीगर तोहफे देकर फूरी को कोर्ट जामीन रवाना किया है। ऐन मुमकिन है कि फूरी आलिया के लिए ईद के तोहफे लेकर कोर्ट जामीन गया हो, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि राना को फूरी की इस बेहुदा हरकत का इल्म ना हो कि उसने जो कुछ कांस्टेबल बहादुर के साथ किया है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब, फिरोज ने गहरी संजीदगी से कहा। बहरहाल किसी अमली इकदाम के लिए हमें फूरी की वापसी का इंतज़ार करना होगा। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, राना सुल्तान ने तुम्हें फूरी की वापसी के बारे में क्या बताया है? उसका कहना है कि फूरी कल दोपहर और शाम के दरमियान किसी वक्त कोर्ट जामीन से सुल्तानाबाद लौट आएगा। ठीक है, मैं कल तक फूरी का इंतज़ार कर लूँगा, मैंने कहा। बसूरत दीगर उसकी गिरफ्तारी के लिए तुम्हें कोर्ट जामीन जाना होगा। जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। राना सुल्तान से तुम्हारी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने इससे पूछ लिया। राना की हवेली में, उसने जवाब दिया। जब राना सुल्तान को पता चला कि मैं फूरी की तलाश में सुल्तानाबाद की गलियां टाप रहा हूं, तो उसने अपने एक बंदे के जरिए मुझे हवेली में बुला लिया था। राना सुल्तान से मेरी बातचीत हवेली की बैठक में हुई है। तभी राना ने मुझे बताया कि उसने फूरी को कोर्ट जामीन भेज दिया है। फूरी के अलावा राना सुल्तान ने किसी और मौजू पर बात की? जी बिल्कुल, फिरोज ने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया। राना सुल्तान ने आपके हवाले से काफ़ी बातें की हैं और कहा है कि वो अगली सुबह आपसे मिलने थाने आएगा। राना सुल्तान ने मेरे हवाले से किस किस्म की बातें की हैं? मैंने टटोलने वाली नज़र से एएसआई की तरफ देखा। खैर सगाली के जज्बात से भरी हुई दोस्ताना बातें, फिरोज ने जवाब दिया। इसका कहना था कि इसने इस थाने में तैनात होने वाले हर थाना इंचार्ज के साथ हमेशा ताउन किया है, लिहाजा मलिक साहब यानी कि आपके साथ भी वो दो तरफा खुशगवार ताल्लुकात का ख़्वाहां है और इसी सिलसिले में वो कल सुबह आपकी खिदमत में हाज़िरी देने का ऐलान कर चुका है। मुझसे दोस्ती और ताउन करने के लिए इसे खुद को अंदर बाहर से बदलना होगा फिरोज, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, और ये मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता। खैर देखते हैं क्या होता है। मुमकिन दिखाई नहीं देता। खैर देखते हैं वो कौन सा सांप निकालने आ रहा है। अपनी पिटारी के एक खतरनाक
जहरीले सांप फूरी को तो उसने कोर्ट जामिन की जानिब निकाल दिया है। जब तक फूरी नामी ये काला नाग मेरी हवालात की पिटारी में बंद नहीं हो जाता, सुल्तानाबाद के वाली राना सुल्तान से काम की कोई बात नहीं हो सकती। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। फिरोज ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, कानून और उसूल का तकाजा तो यही है कि फूरी को उसके किए की करारे वाकई सज़ा मिलना चाहिए। राना सुल्तान से दोस्ती का नंबर इसके बाद आता है। मैं नहीं समझता कि कभी राना सुल्तान से दोस्ती की नौबत आएगी। मैंने बड़े एतमाद से कहा, वो जिन उसूलों पर मुझसे दोस्ती का ख़्वाहां है वो असल सिद्दीक चीमा के साथ ही इस थाने से रुखसत हो गए हैं। मैं ऐसे किसी भी शख्स की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता और न ही किसी ऐसे शख्स का बढ़ा हुआ हाथ थाम सकता हूँ जो कानून शिकन हो। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है मलिक साहब, फिरोज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एक अरसे के बाद इस थाने में कोई फर्शनास और ईमानदार थाना इंचार्ज तैनात हुआ है। फिरोज, एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया, क्या फूरी के सिलसिले में तुमने राना सुल्तान की हवेली में भी ताका झांकी की थी? नहीं मलिक साहब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया। हालांकि राना सुल्तान ने मुझसे कहा भी था कि अगर मैं चाहूँ तो उसकी हवेली की तलाशी भी ले सकता हूँ। हो सकता है यह राना की कोई चाल हो, मैंने एएसआई की आंखों में देखते हुए कहा। उसने फूरी को अपनी हवेली ही में कहीं छुपा रखा हो और झूठ बोल रहा हो कि फूरी कोर्ट जामिन चला गया है। महकमा पुलिस में रहते हुए शक को अपनी फितरत सानिया बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर कामयाबी का सिरा पकड़ में आता है। बाज़ औक़ात तो ऐसे नाजुक मराहिल भी आ जाते हैं कि अपने खून के रिश्तों पर भी शक की नज़र से देखना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मलिक साहब, एएसआई गहरी संजीदगी से बोला। जब राना सुल्तान ने मुझे ये पेशकश की, उसके चेहरे और आंखों से बेपनाह एतमाद झलक रहा था, इसलिए मैंने हवेली की तलाशी लेना ज़रूरी नहीं समझा। वैसे भी लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, एक रात ही की तो बात है, कल किसी वक्त फूरी कोर्ट जामिन से वापस आ जाएगा। इसके बाद फूरी को हमने कानून के शिकंजे में कसना है, जहां इसकी ज़बान सिर्फ और सिर्फ सच बोलेगी। अगर वो कोर्ट जामिन नहीं गया होगा और राना सुल्तान ने उसे कानून से बचाने के लिए अपनी हवेली में छुपा रखा होगा, तो ये पॉइंट राना सुल्तान की मुखालफत में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। फिरोज, तुम्हारी बात में वज़न है। मैंने सताइशी नज़र से एएसआई की तरफ देखा। तुम एक ज़हीन पुलिस ऑफिसर हो। शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। आपकी ज़बान से अदा होने वाले तारीफ़ी कलमात मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं हैं। मुझे यकीन है आपके साथ रहते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। फिरोज, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आने वाले दिनों में तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाओ। मैं खुद तो दौड़ता ही हूँ, साथ ही अपने अहलकारों को भी दौड़ाता हूँ, यहाँ तक कि मेरे थाने का अमला बाज़ औक़ात हाँफने और काँपने लगता है। आप फिक्र न करें मलिक साहब, वो सीना तान कर बोला, आप किसी भी मरहले पर मुझे पीछे नहीं पाएंगे। कानून और फ़र्ज़ की राह में अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़ी तो मैं किसी हिलो हुज्जत या कोताही से काम नहीं लूँगा। शाबाश फिरोज़, मैंने तौसीफ़ी नज़र से उसे देखा और कहा कि तुम महकमा पुलिस में यकीनन बहुत तरक्की करोगे। थोड़ी देर तक हमारे बीच राना सुल्तान के बारे में बातें होती रहीं, फिर मैं फिरोज़ को थाने में छोड़कर अपने क्वार्टर में आ गया। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मैंने रात का खाना खाया और उसी वक्त कांस्टेबल राशिद मेरे क्वार्टर पर पहुंच गया। मैंने गुज़िश्ता शब उसे हिदायत करती थी कि थाने के अंदर वो मुझसे मामूल का मेल जोल रखे और अगर कोई ख़ास बात हो तो मुझे अलहदगी ही में बताए। इस वक्त राशिद की आमद का मतलब यही था कि उसके पास कोई अहम खबर थी। मैंने फ़ौरन उसे क्वार्टर के अंदर बुला लिया। हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और मैंने कहा, हाँ भाई राशिद, क्या इतला है? मलिक साहब, मैं छुट्टी करके घर जा रहा था तो सोचा आपसे मिल लूँ। उसने कहा, मैं नरगिस के हवाले से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नरगिस का नाम सुनकर मैं चौंक उठा।
इसी औरत को छुड़ाने के चक्कर में कांस्टेबल बहादुर ने अपनी नाक पर फूरी की टक्कर खाई थी। मैंने राशिद के चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, नरगिस को क्या हुआ है? मुझे पता चला है कि वो दिन वाले वाक़ये की वजह से काफ़ी खौफज़दा है। राशिद ने बताया, आपसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलने पर कोई पाबंदी है और ना ही इसमें कोई हर्ज है। मैंने वाशिकाफ अल्फाज में कहा, मैं इस इलाके के लोगों की खिदमत करने के लिए यहाँ के थाने में तैनात हुआ हूँ। क्या तुमने ये मालूम करने की कोशिश की कि वो किस सिलसिले में मुझसे मुलाकात की ख़्वाहां है? फूरी तो मेरी इतलात के मुताबिक कोर्ट ज़ामिन गया हुआ है। क्या राना सुल्तान के किसी और पालतू गुंडे ने नरगिस को तंग करने की कोशिश की है? आपकी इतलात बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, फूरी को प्रोग्राम के मुताबिक चंद रोज़ बाद कोर्ट ज़ामिन जाना था। लेकिन आज वाले वाक़ये के बाद राना सुल्तान ने उसे पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर बरवक्त पहले ही कोर्ट ज़ामिन रवाना कर दिया है। बाकी जहाँ तक नरगिस की परेशानी का मामला है तो वो आपसे कोई ख़ास बात करना चाहती है। इसके जहन में कोई ऐसी उलझन है जिसका इजहार वो आपके सिवा किसी और से करने को तैयार नहीं। ठीक है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, कल सुबह राना सुल्तान मुझसे मुलाकात करने थाने आने वाला है। वो जब थाने से वापस चला जाए तो फिर नरगिस मुझसे मिलने आ सकती है। मेरा अंदाज़ा है कि वो मुझसे जो कुछ भी कहना चाहती है उसका ताल्लुक बिला वास्ता या बिलवास्ता राना सुल्तान की ज़ात से है। लिहाजा राना सुल्तान को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि उसने मुझसे मुलाकात की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं किसी तरह उसे समझाने की कोशिश करूँगा कि वो कल दिन में किसी वक्त थाने आकर आपसे मुलाकात कर ले। राशिद ने आखिरी जुमला बड़े मुतज़ब्ज़ब अंदाज में अदा किया था। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि नरगिस की मुझसे मुलाकात के हवाले से उसके जहन में किसी ख़ास नौइयत की उलझन मौजूद थी। मैंने इसके अंदर का अहवाल जानने की गर्ज से इस्तफसार किया। समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या मतलब हुआ? क्या नरगिस इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी कि थाने आकर मुझसे मिले? मलिक साहब, सच्ची बात तो ये है कि वो आपसे बिल्कुल तन्हाई में कोई अहम बात करना चाहती है। राशिद ने वजाहत करते हुए कहा, किसी ऐसी जगह पर जहाँ आप दोनों के सिवा और कोई ना हो और किसी शख्स को ये भी पता न चले कि उसने आपसे मुलाकात की है। ओह, तो ये बात है। मैंने मायनाखेज़ अंदाज में कहा, लगता है कि वो कोई अहम राज उगलने वाली है। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, राशिद ने ठोस अंदाज में कहा। आपको इसकी बात सुन लेना चाहिए। फिर तुम क्या चाहते हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इससे मेरे क्वार्टर पर लाने का इरादा है या किसी और महफूज मकाम पर हमारी मुलाकात कराने के बारे में सोच रहे हो? जैसा आप कहें। वो अताअतमंदी से बोला, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। नरगिस को मेरे क्वार्टर पर लेकर आना मुझे मुनासिब नज़र नहीं आ रहा। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। फिर पूछा, इसका घर वाला कितने बजे तक अपने काम धंधे पर रवाना हो जाता है? बासित सुबह नाश्ता करने के बाद घर से निकल पड़ता है, राशिद ने बताया। फिर इसकी वापसी शाम ही को होती है। वो पूरा दिन सुल्तानाबाद और आसपास के गांव में घूम फिर कर मनियारी की सामान को फ़रोख्त करता है। ठीक है राशिद, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा, तुम किसी तरह अगर नरगिस तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मैं कल दोपहर में इसे मिलने सुल्तानाबाद आ रहा हूँ, लिहाजा वो अपने घर पर मौजूद रहे। इसके घर की लोकेशन तुम मुझे समझा देना। जो हुक्म मलिक साहब, वो फरमाबरदारी से बोला। इसके बाद कांस्टेबल राशिद ने मुझे बासित मनियारी फरोश के मकान की वक़ूआ पजीरी के बारे में तफसीलन बता दिया। सुल्तानाबाद में नरगिस के घर तक रसाई हासिल करना नहायत ही आसान था। राशिद मज़ीद 10 मिनट तक मेरे क्वार्टर पर रुका और हमारे दरमियान 13 और 14 फरवरी की रात दरमियानी शब वाले मिशन के हवाले से बातें होती रहीं। राशिद के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक नरगिस के बारे में सोचता रहा। इस औरत के सीने में ऐसा कौन सा राज था जो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बताना चाहती थी? राशिद की ज़बानी मुझे ये तो मालूम हो चुका था कि आज दिन में फूरी ने नरगिस से किस मौजू पर बात की थी। फूरी नरगिस को राना सुल्तान के मज़मूम अज़ाइम की भेंट चढ़ाने का इरादा रखता था और नरगिस
اس کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ میں نرگس کی مشکل کے حوالے سے سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ رانا سلطان کو اس بارے میں کوئی علم نہ ہو کہ پھوری نے نرگس سے کیا بات کی تھی۔ رانا سلطان نے پھوری سے صرف یہ کہا تھا کہ آئندہ پروگرام والی رات کے لیے وہ 2 عورتوں کا بندوبست کرے۔ اس کمینے نے ایک عورت زاہدہ کو تیار کر لیا اور دوسری عورت کے حصول کی خاطر اس نے نرگس پر ٹرائی ماری، لیکن بہادر کی بروقت مداخلت نے پھوری کی دال نہ گلنے دی۔ میں نے ہر زاویے سے غور و فکر کیا اور اسی نتیجے پر پہنچا کہ رانا سلطان اینڈ کو نرگس ایک ایزی ٹارگٹ یعنی آسان شکار لگی تھی۔ شاید اسی لیے نرگس مجھ سے ملاقات کی خواہاں تھی کہ میں اس کی عزت کی حفاظت کا کوئی مناسب بندوبست کر سکوں۔ اگر وہ اس انداز میں سوچ رہی تھی تو 100% درست سوچ رہی تھی۔ میں ایسے ہی کاموں کے لیے تو اس تھانے میں اتارا گیا تھا۔ حالات و واقعات سے تو یہی نظر آ رہا تھا کہ رانا سلطان مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ 12 فروری کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تھانے کے سامنے ایک سجے سجائے عالیشان ٹانگے کو کھڑے دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی ابھرا کہ یہ کون رئیس صبح صبح مجھ سے ملنے چلا آیا ہے۔ یہ سوال چونکہ ذہن میں پیدا ہوا تھا، لہٰذا جواب دینے میں بھی میرے ذہن نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی، اور وہ جواب تھا رانا سلطان۔ میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو مرد مذکور پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر خاصی کراری آواز میں بولا، السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا، پھر اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد میں اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، رانا صاحب یہ کیا ہے؟ میری میز کے اوپر 2 کنگ سائز ٹوکرے رکھے ہوئے تھے جو اوپر سے مکمل طور پر ڈھکے ہوئے تھے، لہٰذا میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان ٹوکروں کے اندر کیا تھا۔ اسی لیے میں نے رانا سلطان سے سوال کیا تھا۔ ایک ٹوکرے میں تازہ موسمی پھل اور دوسرے ٹوکرے میں خشک میوہ جات ہیں، اس نے سرسری انداز میں بتایا۔ ملک صاحب، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، خالی ہاتھ آپ کے پاس آنا اچھا نہیں لگا، اس لیے نذرانے کے طور پہ یہ معمولی سی سوغات پیش خدمت ہے، امید ہے آپ قبول فرمائیں گے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ رانا سلطان مجھ سے ملنے تھانے آنے والا ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسی ادا سے پیش آؤں گا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہ ہو کہ میں آنے والے دنوں میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہوں۔ میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا، اسے کامیاب بنانے کے لیے رانا سلطان کو خوش فہمی میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ اگر اسے میرے ارادوں کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو میرا منصوبہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا اور پھر کچھ بھی میرے ہاتھ نہ آتا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی رانا صاحب؟ میں نے خوش دلی سے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ خالی ہاتھ بھی تشریف لے آتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ خالی ہاتھ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ آپ ایک ایماندار اور فش شناس پولیس آفیسر ہیں، اس لیے میں آپ کی خاطرداری کے لیے تازہ اور خشک فروٹ لے کر آیا ہوں۔ میں نے اس کے لہجے میں پوشیدہ معنی تک رسائی حاصل کر لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مذاق کے رنگ میں کہا، بصورت دیگر ان ٹوکروں کی جگہ آپ ایک پھولا ہوا لفافہ میری خدمت میں پیش کرتے ہیں نا؟ بالکل درست اندازہ لگایا آپ نے، وہ ایک قہقہا لگاتے ہوئے بولا، لیکن آپ جیسے اصول پرست پولیس آفیسر کی شان میں اس قسم کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر بڑے بھرپور نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے بولا، ویسے آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے یاد کر لیجیے گا، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے اس تھانے میں تعینات ہونے والے ہر انچارج صاحب کی بہت خدمت کی ہے۔ جی رانا صاحب، میں جانتا ہوں، میں نے کہا، یہاں کے سابق تھانہ انچارج صدیق چیمہ کے ساتھ تو آپ کی بڑی گہری دوستی تھی۔ جی بالکل تھی، وہ ایک لفظ پر زور دے کر معنی خیز انداز میں بولا، ویسی ہی دوستی آپ کے ساتھ بھی قائم ہو جائے گی اگر آپ پسند فرمائیں گے تو۔ میں تو جیو اور جینے دو کا قائل ہوں رانا صاحب، میں نے رانا سلطان کو اپنے شیشے میں اتارتے ہوئے بڑے کھلے ڈلے انداز میں کہا، جو مزہ اتفاق اور پیار میں ہے وہ بھلا دشمنی اور مخالفت میں کہاں؟ آپ کے ساتھ خوب نبھے گی ملک صاحب۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے بولا، آج سے ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ میں نے بڑے طباق سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بالکل ہو گیا ملک صاحب، بالکل ہو گیا آغاز رانا صاحب۔ رانا سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں اطمینان جھلکنے لگا، ایسا اطمینان جیسے اس نے مجھے فتح کر لیا ہو۔
मैंने भी अपने अंदाज़ और अतवार से उसे यही तासुर दिया कि मैं उसके शीशे में मुकम्मल तौर पर उतर चुका हूँ। राना सुल्तान की उम्र 65 से ज़्यादा थी। वो सर्दोगर्म जोशीदा एक गुर्गे बारादीदा अय्यार और मक्कार इंसान था। इसे शिकार करने के लिए मुनाफिकत और चालबाजी का चारा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था और मैं इस वक्त यही कर रहा था। मलिक साहब, वो एकदम संजीदा होते हुए बोला, आपसे मुलाकात तो करना ही थी, लेकिन इसके साथ ही मैं एक मामले पर आपसे माजरत करने भी आया हूँ। मैंने अनजानपन की अदाकारी करते हुए पूछा, राना साहब मैं समझा नहीं, आप किस मामले की बात कर रहे हैं? मेरा इशारा कल वाले नाखुशगवार वाक़ये की तरफ है। उसने अपने चेहरे पर नदामत सजाते हुए कहा, मेरे एक आदमी ने आपके कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे इस वाक़ये का सख्त अफसोस है। उम्मीद है कि आप दरगुजर फरमाएंगे। फूरी ने बहादुर के साथ जो कुछ किया था, राना सुल्तान उसे कोई मामूली सी बदतमीजी समझ रहा था। मैंने कहा, मैंने आपके इस बदतमीज बंदे की गिरफ्तारी के लिए एएसआई फिरोज को सुल्तानाबाद रवाना किया था, लेकिन पता चला था कि आपने फूरी को किसी ज़रूरी काम के लिए कोर्ट जामिन भेज दिया है। सच पूछें तो मुझे फूरी की इस जिसारत पर बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए मैंने उसकी गिरफ्तारी के लिए फिरोज को सुल्तानाबाद भेजा था। आप यकीन करें मलिक साहब, वो पशेमानी भरे लहजे में बोला, जब मैंने फूरी को कोर्ट जामिन भेजा, इस वक्त तक मुझे इस वाक़ये की खबर नहीं थी। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला था कि फूरी ने आपके थाने के एक कांस्टेबल पर हाथ उठाया है। खैर, आप फिक्र न करें, फूरी वापस आ जाए तो मैं खुद उसे सज़ा दूंगा। इंशाअल्लाह आइंदा आपको इस किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपके इस वादे पर यकीन करता हूँ। राना साहब, मैंने इसे मुकम्मल अंधेरे में रखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, अगर आप अपने बंदों को कानून और कानून के रखवालों का एहतराम करना सिखा और समझा देंगे तो फिर कभी किसी की गिरफ्तारी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपके हुक्म और ख्वाहिश की तामील की जाएगी मलिक साहब। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बड़ी फर्माबरदारी से बोला, मेरी कोशिश होगी कि आपके थाने के अमले को कभी मेरे किसी आदमी की तरफ से कोई शिकायत ना हो। राना साहब, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए ठोस लहजे में कहा, बात सिर्फ मेरे थाने के अमले तक महदूद नहीं है। मैं समझा नहीं मलिक साहब। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। आपने शायद इस नुक्ते पर गौर नहीं किया जिसके सबब फूरी और मेरे कांस्टेबल के दरमियान झगड़ा हुआ था। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कौन सा नुक्ता मलिक साहब? इसकी उलझन में मसनूई हैरत भी शामिल थी। आपका मुलाजिम खास फूरी सुल्तानाबाद की एक वसनीक नरगिस नामी औरत से दिन दहाड़े सरेआम बदतमीजी कर रहा था। मैंने उसकी मसनूई उलझन को रफ़े करने की गर्ज से कहा। मेरे सिपाही ने फूरी को इस नाजेबा हरकत से रोकने की कोशिश की तो वो सिपाही से भिड़ गया और उसे जख्मी करने के बाद जाए वकुआ से फरार हो गया। राना साहब, ये तो खुली गुंडागर्दी है। अच्छा, आप इस नरगिस की बात कर रहे हैं जो बासित मनियारी फरोश की बीवी है। वो सरसरी अंदाज में बोला। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। वो कोई अच्छी औरत नहीं है मलिक साहब। अच्छी औरत नहीं है? मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा। मैं समझा नहीं राना साहब, आपको नरगिस में क्या खराबी नज़र आती है? मेरे कहने का मतलब ये था कि वो किरदार की अच्छी औरत नहीं है। वो राजदाराना अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, इसमें इस बेचारी का भी ज़्यादा कसूर नहीं। मलिक साहब, नरगिस का घर वाला बड़ा निकम्मा मर्द है, बल्कि सच पूछें तो बासित मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं। वो नरगिस को संभाल नहीं सकता, इसीलिए इसकी गैर मौजूदगी में नरगिस इधर उधर दिल पशोरी करती फिरती है। मुझे उसके गैर मर्दों के साथ 2-3 चक्करों का भी पता चला है। राना सुल्तान ने नरगिस के बारे में जितने घटिया और आमियाना अंदाज में इजहार ख्याल किया था, इसे सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत को आंखों या चेहरों से जाहिर नहीं होने दिया और गहरी संजीदगी से कहा, राना साहब, मुझे तो इस इलाके में आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। मैं नहीं जानता कि यहाँ बसने वाला कौन शख्स बुरा और कौन अच्छा है। फर्ज करें मैं मान भी लूँ कि नरगिस आपके बयान के मुताबिक अच्छे किरदार की मालिक नहीं है, फिर भी सुल्तानाबाद के किसी मर्द को यह हक नहीं पहुँचता कि वो यूं सरेआम उसका हाथ पकड़कर बदतमीजी करे। नरगिस जिस अंदाज में मज़ाहमत कर रही थी, इससे वाज़ेह था कि वो आपके मुलाजिम की नाजेबा हरकत पर सख्त बरहम थी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की,
फिर सनसनाते हुए लहजे में इजाफा करते हुए कहा, राणा साहब, आप सुल्तानाबाद के वाली वारिस हैं। इस गांव में बसने वाले तमाम अफराद आपकी रियाया की हैसियत के हामिल हैं। किसी का किरदार मैला है या उजला, इस बात से कितने नज़र आप हर शख्स की जान, माल और इज्जत की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताएं। नहीं मलिक साहब, वो जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस मामले की पूरी तहकीक कराऊंगा। किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वो दूसरे की इज्जत पर हाथ डाले, चाहे ऐसी गलती का मुर्तकब मेरा कोई ज़ाती मुलाजिम ही क्यों ना हो। राणा सुल्तान इन लम्हात में बातें तो बहुत अच्छी कर रहा था, उसके दिल में क्या था मैं इससे वाकफियत का दावा नहीं कर सकता। नीयत का अहवाल अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। मैंने राणा सुल्तान के बारे में जो कुछ सुन रखा था उसकी रोशनी में मैं बड़े वसूख से कह सकता था कि सरे दस्त वो अपनी अदाकारी से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल मैंने अपने मंसूबे के तहत यही जाहिर किया कि मुझे इस पर कामिल भरोसा है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए दो टोक अंदाज में कहा, राणा साहब, आपके लिए मेरा मशवरा तो यही है कि फूरी ने मेरे कांस्टेबल और नरगिस के साथ जो भी बदतमीजी की है, इस मामले को आप खुद ही देख लें तो अच्छा है। अगर पुलिस हरकत में आ गई तो फिर यह सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा। समझ गया मलिक साहब। वो बड़ी शराफत का मुजाहरा करते हुए जल्दी से बोला, आप इस हवाले से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आइंदा इस नौयत की कोई शिकायत आप तक नहीं पहुंचेगी। मैंने इस इब्तिदाई मुलाकात में अपने सोचे समझे मंसूबे के तहत राणा सुल्तान को इस अमर का यकीन दिला दिया था कि मैं इस पर मुकम्मल भरोसा करने लगा हूँ और ये मेरी एक बड़ी कामयाबी थी। राणा सुल्तान के रुखसत होने के बाद मैंने उसके लाए हुए ताज़ा और खुश्क फलों के दोनों टोकरों को अपने थाने के अमले में तकसीम कर दिया। फिर नरगिस से मिलने सुल्तानाबाद की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त मैं अकेला ही था और एहतियातन मैंने अवामी लिबास शलवार कमीज ज़ेबतन कर रखा था। पुलिस की यूनिफॉर्म दूर ही से लोगों को मुतवज्जा कर लेती है। मैं नहीं चाहता था कि सुल्तानाबाद में मेरी आमद का चर्चा हो, इसीलिए मैं किसी को अपने साथ भी नहीं लाया था। मैं हमेशा से पैदल चलने का आदी रहा हूँ और मेरी रफ्तार भी अच्छी खासी होती है। इस रफ्तार से मैं 1 घंटे में बआसानी 4 किलोमीटर का फासला तय कर लेता हूँ। अगर नॉर्मल रफ्तार से भी पैदल चला जाए तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर तो तय हो ही जाते हैं। मेरे थाने से सुल्तानाबाद का फासला सिर्फ 1 मील था, लिहाजा मैं महज 15 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंच गया। नरगिस का मकान ढूंढने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। कांस्टेबल राशिद ने बड़ी तफसील के साथ मुझे नरगिस के मकान का एड्रेस समझा दिया था। मैं सीधा उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। मेरी हिदायत के मुताबिक नरगिस इस वक्त अपने घर में मौजूद थी। मेरे दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोलने से पहले उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में इस्तफसार किया, जी कौन है? मैं इस इलाके का नया थानेदार मलिक सफदर हयात हूँ। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मुझे पता चला है कि तुम मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हो, मैं इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ। उसने दरवाज़ा खोल दिया, फिर गली में दाएं बाएं देखने के बाद मेरी तरफ तकते हुए इज़्तिरारी लहजे में बोली, थानेदार साहब आप अंदर आ जाएं। बात के इख्तिताम पर उसने मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। मैं इसके घर में दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद हम दोनों इस मकान की बैठक में रूबरू बैठे हुए थे। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, नरगिस, मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारे पास रुक नहीं सकता, लिहाजा जो भी कहना चाहती हो शुरू हो जाओ। आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो उठने का इरादा करते हुए बोली, फिर आराम से आपको बताती हूँ। किसी तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने हतमी अंदाज में कहा। इधर ही बैठो और मुझे बताओ कि मामला क्या है, तुम्हें किस बात ने परेशान कर रखा है। वो गुलूगीर आवाज़ में बोली, थानेदार साहब मेरी इज्जत को ख़तरा है। कैसा ख़तरा? मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में पूछा। फूरी मुझे गलत राह पर डालना चाहता है। वो इमदाद तलब नज़र से मुझे देखते हुए बोली, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद होकर रह जाऊंगी। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा नरगिस, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी। मैं आपसे मिलकर सच्ची तो सामने लाना चाहती थी, वो रुहासी हो गई। कल जो वाक़या पेश आया इसकी आपको खबर है। इस काले शैतान ने आपके एक सिपाही को भी बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था। काले शैतान के अल्फाज नरगिस ने
پھوری کے لیے استعمال کیے تھے۔ ابھی تک میرا پھوری سے سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن میری معلومات کے مطابق پھوری ایک کالا بھجنگ انسان تھا۔ اس کی مکروہ شکل دیکھ کر عام انسان خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ بدصورت ہونے کے علاوہ وہ بد کردار بھی تھا اور لڑائی بھڑائی کا شوقین بھی، اسی لیے کوئی شخص پھوری کے منہ لگنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ مجھے جو کچھ معلوم ہے تم اس کو فی الحال ایک طرف رکھ دو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ پھوری کس طرح تمہیں برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ آبدہ کی طرح مجھے بھی پورے سلطان آباد میں بدنام کر دے گا، اس نے زخمی لہجے میں بتایا۔ کانسٹیبل راشد نے نرگس کی ذات کے حوالے سے پھوری کے مذموم عزائم سے مجھے پوری طرح آگاہ کر رکھا تھا، لیکن نرگس کے سامنے میں بالکل انجان بن گیا اور اس کی بپتا میں گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا، پھوری تم سے کون سی بات منوانا چاہتا ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ آبدہ کون ہے؟ پھوری چاہتا ہے کہ میں رانا صاحب کے ڈیرے پر ایک رات گزار کر رانا صاحب کے مہمانوں کی خدمت کروں، وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بتانے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ رانا صاحب کے مہمان ادھر ڈیرے پر کیا کرنے آتے ہیں، میں ان کی خواہش پوری نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے پہلے پھوری سے بہانہ کیا کہ میں باسط کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر بھلا ڈیرے پر کس طرح رات گزار سکتی ہوں۔ وہ بولا، باسط کی فکر نہ کرو، رانا صاحب اسے کسی ضروری کام سے ایک رات کے لیے اسلام آباد سے باہر بھیج دیں گے۔ میں پھر بھی نہیں مانی اور پھوری کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کھرے کھرے الفاظ میں اس سے کہہ دیا کہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے خاوند سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میری طرف سے صاف انکار سن کر وہ دھمکیوں پر اتر آیا اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کا ایک سپاہی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد کی کہانی آپ کو معلوم ہی ہے۔ بات کے اختتام پر وہ دوپٹے سے اپنی نم آنکھوں کو خشک کرنے لگی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنائیت بھرے انداز میں کہا، نرگس، بات کی کہانی تو مجھے معلوم ہے، میں تم سے پہلے والی کہانی سننے یہاں آیا ہوں۔ وہ گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو سب کچھ تو بتا دیا ہے، لیکن آبدہ کا قصہ ادھورا ہے ابھی، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ آبدہ؟ وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اس کا تعلق بھی سلطان آباد ہی سے تھا۔ پھوری نے آبدہ کو بھی بدکاری کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آبدہ اس کی خواہش کے سامنے جھکی نہیں۔ نتیجے میں پھوری نے طرح طرح کی من گھڑت باتیں پھیلا کر آبدہ کو پورے سلطان آباد میں بدنام کر دیا تھا۔ پھر ایک روز آبدہ نے خودکشی کر لی۔ وہ ذلت و رسوائی کے دکھ کو برداشت نہیں کر سکی تھی، اس لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تھانے دار صاحب، میں بد کردار نہیں ہوں۔ نرگس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ میں بدکاری کی راہ پر چلنا بھی نہیں چاہتی اور آبدہ کی طرح بدنام ہو کر حرام موت بھی مرنا نہیں چاہتی، اسی لیے میں نے آپ کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اوپر خدا ہے اور نیچے آپ، خدا را مجھے ان ظالموں سے بچائیں۔ نرگس کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ میری معلومات کے مطابق باسط سے اس کی شادی کو لگ بھگ 4 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی تک وہ لوگ بے اولاد تھے۔ نرگس بھرے بھرے جسم کی مالک ایک خوش شکل اور جاذب نظر عورت تھی، لیکن لاچاری اور بے بسی نے اس کی نرگسی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے۔ مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ وہ واقعتاً ایک مظلوم عورت تھی۔ نرگس، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے جلدی سے بولی، جی تھانے دار صاحب، جب تم نے کہہ دیا کہ اوپر خدا اور نیچے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں تو پھر رونا دھونا کس لیے؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، اب تم اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ نیچے زمین پر جو کچھ بھی ہوگا اسے میں سنبھال لوں گا، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ کون سی بات تھانے دار صاحب؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آج اور اس کے بعد مزید 3 دن تک تم نے اپنے گھر سے اکیلے باہر قدم نہیں نکالنا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اگر کہیں جانا ضروری ہو تو باسط کو ساتھ لے کر جانا۔ اگر باسط تمہارے پاس نہ ہو تو تم نے گھر کے اندر بند ہو کر بیٹھے رہنا ہے۔ باسط کے علاوہ کوئی بھی شخص تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے یا تمہیں آواز دے کر باہر نکلنے کو کہے تو تم نے اس کی بات پر دھیان نہیں دینا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولی، میں آپ کی بات کو چنگی طرح سمجھ گئی ہوں، آپ نے جو بھی کہا ہے میں وہ کر لوں گی۔ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کیا
तो समझो कि तुम्हारी इज्जत हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी, मैंने हौसला दिलाने वाले अंदाज में कहा। फिर फूरी या इसी टाइप के किसी और लोफर को तुम्हारी तरफ मैली निगाह से देखने की जरूरत नहीं होगी। और मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में झांका, फिर इजाफा करते हुए कहा, और न ही तुम्हें आपदा की तरह खुदकशी करना पड़ेगी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें छलक पड़ीं, लेकिन ये गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। वो बेहद ममनूनियत भरे लहजे में बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब। शुक्र उस खुदा का अदा करो नरगिस, जिसने मुझे थानेदार बनाकर इस इलाके में भेजा है, मैंने खड़े होते हुए कहा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लो। जी, वो बस इतना ही कह सकी। मैं तसल्ली दिलासा देकर उसके घर से निकल आया। अगले रोज यानी 13 फरवरी को मैं थाने में बैठा रोजमर्रा के काम निपटा रहा था कि कांस्टेबल रफीक मुझे नजर आ गया। जब से मैंने 2 जरूरी काम उसके सुपुर्द किए थे, वो थाने में बहुत कम दिखाई देता था। ज्यादातर वो थाने से बाहर मेरे बताए हुए कामों में मसरूफ रहता था। मैंने इशारे से इसे अपने पास बुलाया और पूछा, रफीक, तुम्हारी कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट तो मैं 1 माह के बाद ही तुमसे तलब करूंगा। इतना बता दो कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। शानदार, वो बड़े फख्र से बोला। मैं आपकी निगाह में सुरखरू होने के लिए पूरी तनदही से कोशिश कर रहा हूँ मलिक साहब। शाबाश, मैंने तौसीफी लहजे में कहा। कामयाबी सिर्फ इन्हीं के कदम चूमती है जो तनदही से मुसलसल कोशिश में लगे रहते हैं। जी मलिक साहब, उसने फर्माबरदारी से कहा। आज मैं तुम्हें एक खास टिप दे रहा हूँ, मैंने राजदाराना अंदाज में कहा। मुझे कहीं से एक इतला मिली है, अगर वो इतला दुरुस्त साबित हुई तो समझो तुम एक बड़ा मार का मार लोगे। आने वाली रात में मैं राना सुल्तान के डेरे पर धावा बोलने का फैसला कर चुका था। कांस्टेबल राना सुल्तान का खास आदमी था। ये कमबख्त अपने महकमा जाती फराइज को पसे पुश डालकर राना सुल्तान की चाकरी में लगा हुआ था। मैंने थाने के मामला से रफ़ी की तवज्जो हटाने के लिए इसे 2 बेकार के काम सौंप दिए थे, ताकि ये राना सुल्तान तक किसी किस्म की कोई खबर ना पहुंचा सके। आज की रात इस मिशन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। चुनाचे मैं रफ़ी को राना सुल्तान के डेरे से दूर मसरूफ़ रखना चाहता था। मार का मारने वाली बात सुनकर उसकी आंखें बाछे खिल गईं। गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए उसने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, मलिक साहब, आप मुझे कौन सी टिप देना चाहते हैं? मुझे पता चला है कि आज रात किसी वक्त वो डंगर चोर 2 दर्जन मसरूका मवेशियों के साथ नहर को अबूर करने वाला है, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। अगर आज रात तुमने नहर पर पूरी तरह ध्यान दिया तो समझो कि वो डंगर चोर लाजमी तुम्हारे हत्थे चढ़ जाएगा। तुम एक ही रात में हीरो बन जाओगे। वो खुश होते हुए बोला, मलिक साहब, मैं आज की पूरी रात नहर के किनारे पर ही गुजारूंगा। बहुत खूब, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, रफ़ीक, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए तहे दिल से दुआगो हूँ। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। रात के 10 बजे थे। वो 13 और 14 फरवरी की दरमियानी शब थी। जुमेरात का दिन ख़त्म होकर जुमा लग चुका था। मैं इस वक्त सुल्तानाबाद के कब्रिस्तान में कांस्टेबल राशिद और बहादुर के साथ डेरा जमाए बैठा था। राशिद थोड़ी देर पहले ही वहां पहुंचा था और उसने बताया था कि राना सुल्तान के 4 मेहमान डेरे पर पहुंच गए हैं और पीने पिलाने के साथ ही ताश के पत्तों का खेल शुरू हो चुका था। ये महफिले लोफरां आधी शब तक चलना थी। इसके बाद राना सुल्तान अपने 2 आदमियों को लेकर डेरे से रवाना हो जाता और 4 मेहमान बाकी मानदार रात को ऐशो इशरत से गुजार देते। मैंने डेरे पर धावा बोलने के लिए रात 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। इस वक्त डेरे वाली पार्टी उरूज पर होती और सबसे बड़ी बात यह कि राना सुल्तान भी बनफ्से गलीज वहां मौजूद होता। लिहाजा पुलिस की तमाम तर कार्रवाई रंगे हाथों की रहीन मिन्नत होती और राना सुल्तान के लिए बचत या फरार का कोई दरवाज़ा खुला न रहता। हम इस वक्त जिस कब्रिस्तान में घात लगाए बैठे थे, वहां से राना सुल्तान का डेरा महज चंद गज की दूरी पर था। हम बआसानी 1 मिनट में वहां पहुंच सकते थे। बैकअप के तौर पर मैं हवलदार सजावल और कांस्टेबल तुफैल को भी साथ ले आया था, जो हमसे कुछ फासले पर डेरे के इंतहाई नज़दीक दरख्तों में छुपे हुए थे। कांस्टेबल के पास वो थैला भी था जिसमें आधी दर्जन आहनी जेवरात रखे हुए थे। मैंने हवलदार सजावल से कह रखा था कि जब मैं विसिल बजाऊं तो इसे होशियारबाज हो जाना चाहिए।
विसिल बजने का मतलब ये होगा कि हमें इनकी मदद की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में इन्हें फ़ौरन डेरे पर पहुंचना होगा। इस दौरान में वो लोग अगर डेरे पर मौजूद अफराद में से किसी को फरार होता देखें तो फ़ौरन उसे गिरफ्तार कर लें। मैंने कांस्टेबल राशिद से मुखातिब होते हुए पूछा, तुमने मुझे बताया था कि 4 मेहमानों की खिदमत के लिए 2 औरतों का बंदोबस्त किया जाएगा। एक तो जाहिदा थी और दूसरी का क्या हुआ? भूरी भीमनगर से किसी को पकड़ कर लाया है, एक पेशावर औरत को, राशिद ने तंजिया लहजे में बताया। इसका नाम नाजली है और वो इस नौयत की खिदमतों में बड़ी महारत रखती है। शुक्र है नरगिस की तो जान छूटी, मैंने कहा, वरना ये मरदूद फूरी तो इसे गुनाह की दलदल में धकेलने का पक्का प्रोग्राम बनाए बैठा था। हमने इस वक्त गोरकन इमदाद हुसैन के कमरे में डेरा जमा रखा था और गोरकन खुद भी वहां मौजूद था। इमदाद हुसैन को मैंने अच्छी तरह समझा दिया था कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसकी हवा कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसने अल्लाह की कसम खाकर मुझे अपने इत्मीनान भरे ताउन का यकीन दिलाया था। ताहम मैंने हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर उसे अपनी निगाह के सामने रखा हुआ था। जब तक हमारा मिशन पाया तकमील को ना पहुंच जाता मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। वो लाख शरीफुन नफ्स सही, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आंखें बंद करके इस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मेरे और कांस्टेबल राशिद के माबेन होने वाली गुफ्तगू के दौरान में 2-3 बार फूरी का नाम आया था और मैंने देखा था फूरी के जिक्र पर कांस्टेबल बहादुर के चेहरे पर नापसंदीदगी के तासुरात उभर आए थे। मैंने इससे मुखातिब होते हुए पूछा, बहादुर क्या बात है, तुम इतने बेजार क्यों दिखाई दे रहे हो? मलिक साहब, वो शिकायती नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, फूरी को वापस सुल्तानाबाद आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक आपने इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। मैं बहादुर के शिकवे की हकीकत को अच्छी तरह समझ रहा था। गोरकन के कमरे में लालटेन रोशन थी, जिसकी मखसूस जर्द रोशनी में हम एक दूसरे के चेहरों को बआसानी देख पा रहे थे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, बहादुर, जिस किस्म का एक थैला कांस्टेबल तुफैल के पास है वैसा ही एक थैला मैंने तुम्हें भी दिया था। तुम जानते हो कि इस थैले के अंदर क्या है? जी जानता हूँ, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इस थैले के अंदर हथकड़ियाँ हैं, ये आहनी जेवरात मैं किसी नुमाइश में रखने के लिए साथ लेकर नहीं आया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, हम इस वक्त थाने की आधी से ज़्यादा नफरी के साथ जिस मिशन पर हैं इसमें मुत्तइद गिरफ्तारियां अमल में आने वाली हैं और इनमें फूरी भी होगा। फिर मैंने कांस्टेबल राशिद की तरफ देखते हुए तस्दीक तलब अंदाज में पूछा, क्यों भाई राशिद, फूरी भी होगा ना? राशिद का एक काबिले भरोसा बंदा ज़हूर राना सुल्तान के डेरे पर मौजूद था। वो राशिद के लिए एक बाएतमाद मुखबिर के तौर पर काम करता था और इसे पल पल की खबरें देता रहता था। राशिद ने मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा, 100% होगा मलिक साहब, मेरी इतलात के मुताबिक थोड़ी देर पहले तक पूरी डेरे पर मौजूद था। सुन लिया तुमने? मैंने बहादुर की तरफ देखते हुए कहा, पूरी यकीनन तुम्हारे हाथ लगेगा और फिर थाने पहुंचते ही मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम दिल खोल कर अपनी भड़ास निकाल लेना। बस अब खुश। अगर हम फूरी को कल ही गिरफ्तार कर लेते तो आज वाला मिशन खटाई में पड़ सकता था। कांस्टेबल राशिद ने बहादुर को समझाते हुए कहा, आज की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए फूरी को दानिस्ता नज़रअंदाज किया गया है। बात बहादुर की समझ में आ गई तो वो शांत हो गया। इस वक्त बिला शक व शुबा मेरा आधे से ज़्यादा अमला इस मिशन में लगा हुआ था। मैं 2 कांस्टेबल्स के साथ कब्रिस्तान में मोर्चा संभाले बैठा था। हवलदार सजावल कांस्टेबल तुफैल की मईयत में डेरे की निगरानी कर रहा था। थाने में एएसआई फिरोज और कांस्टेबल जावेद मौजूद थे, जबकि कांस्टेबल रफीक नहर के किनारे बैठा किसी फर्जी डंगर चोर की आमद का इंतजार कर रहा था। हमारे दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला जारी ही था कि मुझे कब्रिस्तान के नज़दीक कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त रात के 10:30 बजे थे। मैंने चौंक कर कांस्टेबल राशिद की तरफ देखा। उसने भी इंसानी कदमों की आवाज़ सुन ली थी। ये कौन हो सकता है? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। देखकर ही पता लगाया जा सकता है, मैंने कहा। वो उठकर खड़ा हो गया और बड़े हज़म से बोला, मैं देख कर आता हूँ, आप लोग तैयार रहना। अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई तो मैं मखसूस अंदाज में तेज़ सीटी बजाऊंगा, आप मेरी मदद को आ जाना। बेफिक्र होकर जाओ, मैंने उसके शाने पर थपकी देते हुए कहा। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कोई भी ऊंच नीच होगी तो तुम पर एक जरा आंच नहीं आने देंगे। राशिद कमरे से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया।
मैंने अपनी समाअत को इन नामालूम कदमों की आवाज़ पर मुर्तकिज़ कर रखा था। चंद लम्हात तक वो आवाज़ें सुनाई देती रहीं, फिर खामोशी छा गई। इसका वाज़े मतलब यही था कि वो जो कोई भी था या थे, वो किसी जगह पर रुक गए थे। मैं धड़कते हुए दिल के साथ आने वाले लम्हात का इंतज़ार करने लगा। मुझे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। लगभग 5 मिनट के बाद कांस्टेबल राशिद वापस आ गया और सरसराती हुई आवाज़ में बताया, मलिक साहब, सारे केस एक साथ हल हो गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। पता है इधर बाहर कौन था? वही जानी लहजे में बोला। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें मालूम करने क्यों भेजता? वो 2 अफराद थे, कांस्टेबल राशिद ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। एक फूरी और दूसरा चौधरी रियासत अली। चौधरी रियासत अली? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा। यानी गुमशुदा चौधरी रियाज का बाप? जी बिल्कुल वही। उसने इस्पात में गर्दन हिलाई। चौधरी रियासत अली यहाँ क्या कर रहा है? मैंने पूछा। और वो भी फूरी जैसे बदकुमाश के साथ? मैंने फूरी और चौधरी रियासत अली के दरमियान होने वाली चंद बातें सुन ली हैं, राशिद ने बताया। चौधरी रियासत अली अपने बेटे की बाजियाबी के लिए आधी रात को यहाँ आया है और अपने साथ तावान की रकम मुबलिग 5,000 रुपये भी लाया है। फूरी ने उसके पास रकम देखकर अपना इत्मीनान कर लिया है। अब वो डेरे के खुफिया कमरे में मुक़य्यद चौधरी रियाज को लेने गया है। एक हाथ से वो 5,000 रुपये वसूल करेगा और दूसरे हाथ से चौधरी रियाज को उसके बाप के हवाले कर देगा। ये सब कुछ आइंदा 10 मिनट के अंदर होने वाला है। ओह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि राना सुल्तान दीगर जुराइम के साथ ही अगवा बराए तावान के मामलात में भी मुलव्विस है। किसी ने चौधरी रियाज को राजगढ़ से अगवा करके अपनी प्राइवेट जेल में बंद कर रखा है और इस काम में फूरी उसके लिए फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहा है। गोया राना सुल्तान की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। 5,000 रुपये काफ़ी भारी रकम है। आपको मेरा आखिरी जुमला बिल्कुल मजाक लगा होगा क्योंकि मैंने 5,000 को काफ़ी भारी रकम कह दिया है। ये सच है कि आजकल 5,000 रुपये एक मामूली रकम शुमार होते हैं, लेकिन ये जिस ज़माने का वाक़या है, इन दिनों एक आम आदमी की माहाना तनख्वाह 30 से 40 रुपये हुआ करती थी। सोना 60 रुपये तोला मिल जाता था और 15 से 20 रुपये में एक दरमियानी फैमिली का महीने भर का राशन भरा जा सकता था। इन एदाद शुमार की रोशनी में आप उस ज़माने के 5,000 रुपयों को आजकल के कमोबेश 25 लाख रुपए समझ लें। क्या करना है मलिक साहब? राशिद ने वलवला अंगेज लहजे में पूछा। तुम बाहर जाकर चौधरी रियासत अली से थोड़े फासले पर मौजूद रहो, मैंने जहन में आने वाले फौरी मंसूबे से उसे आगाह करते हुए कहा। मैं इस रास्ते पर नज़र रखूंगा जिधर से फूरी चौधरी रियाज को लेकर आने वाला है, यानी डेरे की सिमत, और बहादुर यहीं रुककर हमारी वापसी का इंतज़ार करेगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, चौधरी रियाज को जिंदा सलामत बाजियाब कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब फूरी चौधरी रियाज को उसके बाप की तहवील में देकर 5,000 की रकम वसूल करेगा तो हम रंगे हाथों फूरी को गिरफ्तार कर लेंगे। तुम और बहादुर चौधरी बाप बेटे और गिरफ्तार शुदा फूरी को इसी टांगे में थाने ले जाना जिसमें बैठकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी बातें थाने में करेंगे। और आप? राशिद ने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। तुम लोगों को थाने की तरफ रवाना करने के बाद मैं डेरे पर धावा बोल दूंगा, मैंने पुरज़म लहजे में कहा। अगर मदद की ज़रूरत पेश आई तो मैं सुजावल और तुफैल को भी बुला लूँगा। मेरे ख्याल में हम तीनों बआसानी डेरे वाले मामलात को संभाल लेंगे। राना सुल्तान का दस्तेराज अपनी बदआमालियों के ठोस सबूत के साथ हमारी गिरफ्त में आ चुका होगा और डेरे पर भी हमें राना सुल्तान के खिलाफ इतने ज़्यादा सबूत मिल जाएंगे कि वो मेरे सामने चू भी नहीं कर सकेगा। राशिद और बहादुर ने मेरे मंसूबे की तायद की। चुनाचे हम बहादुर को गोरकन के कमरे में छोड़कर कब्रिस्तान के अंधेरे में गायब हो गए। कमरा छोड़ते वक्त मैंने बहादुर को खुसूसी हिदायत की थी कि वो गोरकन इमदाद हुसैन पर कड़ी निगाह रखे और किसी भी कीमत पर इसे कमरे से बाहर न जाने दे, क्योंकि वो हमारे अज़ाइम से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। अगर इसके जहन में राना की हमदर्दी का कीड़ा कुलबुला उठता तो वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था। लिहाजा अपने मंसूबे की तकमील तक मैं किसी गलती या कोताही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। अगर आपने पूरे एदाद शुमार के साथ मंसूबाबंदी की हो तो आपकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाते हैं।
मैंने पिछले 3-4 रोज पे राणा सुल्तान पर पक्का हाथ डालने के लिए जितनी दिमाग सोजी और अपने अमले के काबिल एतमाद अफराद की जितनी जहन साजी की थी, इस मेहनत के 100% नताइज बरामद हुए। फूरी की कामयाबी के साथ गिरफ्तारी से लेकर राणा सुल्तान, इसके अय्याश ज्वारी मेहमान, आबरू बाख्ता औरतों और दीगर ऐशो इशरत के मुलाजमीन को आईनी जेवरात पहनाने में मुझे किसी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रात के 12 बजे तक वो सब लोग मेरे थाने में थे। मैंने इसी रात चौधरी रियासत अली और उसके फर्जंदे अर्जुमन चौधरी रियाज को दो कांस्टेबल्स की हिफाजत में एक टांगे पर सवार करके राजगढ़ रवाना कर दिया। चौधरी रियासत अली के मुबलिक 5,000 रुपये भी मैंने उसे वापस दिलवा दिए थे। मैं अगर चाहता तो इतनी रात गए इन्हें राजगढ़ ना भेजता और थाने ही में इनकी शब बसरी का बंदोबस्त कर सकता था, मगर 2 असबाब की बिना पर मैंने ऐसा नहीं किया। अव्वल, थाने की फ़ज़ा चौधरी रियासत अली और चौधरी रियाज की शब बसरी के हवाले से इनके शाया निशान नहीं थी। दोयम, चौधरी रियासत अली ने मुझसे एक दरख्वास्त की थी, मलिक साहब आप हमें जाने की इजाज़त दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इधर राजगढ़ में रियाज की माँ आसिया और छोटी बहन फरजाना इसकी राह देख रही हैं। मैंने इनसे वादा किया था कि किसी भी कीमत पर मैं आज की रात रियाज को वापस लेकर आऊँगा। घर जाने की दरख्वास्त तो राणा सुल्तान ने भी मुझसे की थी, लेकिन वो बदबातिन जिस औकात का, इसके लिए तो थाने की हवालात का ठंडा-टार फर्श और मच्छरदार फिजा ही मुनासिब और मौजू थी। मैंने इस पर फौलादी गिरफ्त इसलिए नहीं डाली थी कि इसकी फरमाइशें पूरी करता फिरूं। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने फूरी को कांस्टेबल बहादुर के हवाले कर दिया था, ताकि वो अपनी बहादुरी के जौहर दिखा सके और फूरी को बावर करा सके कि कानून के रखवालों पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है।